देखो रिकॉर्डिंग का मैसेज क्या और स्क्रीन शेयर है। यस मैम। देखो AS1 जो है आज हम लोग का कंप्लीट हो जाएगा, तो क्वेश्चन डिस्कस करना है। तो क्वेश्चन डिस्कस हम लोग तभी कर पाएंगे अगर हमें पूरा चीज याद है। तो हम एक बार ये समरी से रिकॉल करवा देते हैं कि क्या AS1 में क्या बोला गया था। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन कर पाएंगे। यहाँ पर देखो हम लोगों ने जो क्वेश्चन, ये PDF शेयर कर देंगे। ठीक है, ये देखो, ये इलास्ट्रेशन 1 हम लोगों ने लास्ट दिन डिस्कस किया था। इलास्ट्रेशन 2 जो है उसका एक ही पॉइंट शायद हम लोगों ने डिस्कस किया था, प्राइम कॉस्ट वाला। पॉइंट नंबर 2 हम लोग का बाकी है। 2 नहीं, इसमें 2 पॉइंट है, 2 और 3 नहीं, 2 ही है। ठीक है, 2 ही पॉइंट है। अच्छा, तो पहले देखो AS1 क्या होता है। AS1 हमें ये बताता है कि जो भी अकाउंटिंग पॉलिसी हम लोग एडॉप्ट कर रहे हैं उसका डिस्क्लोजर कैसे देना है, मतलब उसे कैसे हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट में दिखाना है। ठीक है, इस बारे में AS1 हम लोग को जो है गाइड करता है। अच्छा, अकाउंटिंग पॉलिसीज का मतलब क्या होता है। अकाउंटिंग पॉलिसीज का मतलब है कि हम लोगों को कौन सा अकाउंटिंग जो है प्रिंसिपल्स या रूल्स लेना है। क्या प्रिंसिपल या रूल्स हमें बताया गया है किसी भी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट के लिए, और उसके लिए हमें क्या मेथड्स बताए गए हैं। ठीक है, क्या मेथड्स हमें फॉलो करना है। गुड मॉर्निंग कोनिका। मॉर्निंग मैम। उसके लिए हम लोग को क्या मेथड्स जो है फॉलो करना है। हाँ, ये देखो, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे ये देखो, हम लोग को हमेशा फिक्स्ड एसेट पे डिप्रिशिएशन ही चार्ज करना होता है, दैट इज द रूल्स। ठीक है, और क्या मेथड हम लोग यूज करेंगे, अलग अलग मेथड्स होता है जो हमें सूटेबल लगेगा हम लोगों के। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। अच्छा देखो, जो हमें सूटेबल लगेगा हमारे लिए, जो मेथड, वो हमें लेना है। सूटेबल इन द सेंस कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए हमें जो फिट लगेगा कि हम लोग के पास जो फिक्स्ड एसेट है उस पे हमें कौन सा मेथड चार्ज करना है। और ये दोनों जब एक साथ मिक्सड अप करके हम लोग यूज करेंगे, यानी रूल्स और रूल्स को अप्लाई करने के लिए जो भी मेथड्स होगा उसको बोला जाता है अकाउंटिंग पॉलिसी। ये सबसे पहला टर्म था। अब जब भी हम लोग अकाउंटिंग पॉलिसी को अप्लाई करेंगे हमें दो चीजों का ध्यान रखना है, एक होता है प्राइमरी कंसिडरेशन, एक होता है सेकेंडरी कंसिडरेशन। ठीक है, प्राइमरी कंसिडरेशन क्या है। प्राइमरी कंसिडरेशन ये है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कुछ भी रूल्स फॉलो करो उसके लिए, कुछ भी मेथड्स क्यों ना फॉलो करो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट हम लोग को ट्रू फेयर व्यू दिखाना चाहिए, उसमें कोई गलत नहीं। मतलब हम ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम लोगों ने ऐसा कुछ रूल्स एडॉप्ट कर लिया और ऐसा कुछ मेथड्स एडॉप्ट कर लिया, हम लोगों ने रूल्स मेथड तो एडॉप्ट किया बट उसका एप्लीकेशन सही नहीं किया, एप्लीकेशन सही नहीं किया तो हम लोग का फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर व्यू नहीं दिखाएगा। इसके एग्जांपल के तौर पे मैंने तुम लोग को बोला था कि अगर हम लोग एप्रिसिएशन कर देते हैं फिक्स्ड एसेट का डिप्रिसिएशन के जगह, तो वो गलत होगा। वो भी एक एप्रिसिएशन भी मेथड होता है बट वो सिर्फ लैंड के लिए एप्लीकेबल होता है, हर एक फिक्स्ड एसेट के लिए डिप्रिसिएशन ही होता है। अगर हम लोग ऐसा करेंगे हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू फेयर व्यू नहीं दिखाएगा, ये मैंने तुम लोगों को बताया था। ठीक है, अच्छा, सेकेंडरी कंसिडरेशन क्या है। हमें प्रूडेंस नेचर को फॉलो करना है, जिसका मतलब होता है कि हम लोग फ्यूचर के लॉस या एक्सपेंसेस को आज ही रिकॉर्ड कर लेंगे लेकिन फ्यूचर का गेन या प्रॉफिट को रिकॉर्ड नहीं करेंगे आज। ठीक है, सब्सटेंस ओवर फॉर्म का मतलब है कि रियलिटी जो है वो ज्यादा मायने रखता है ओवर लीगलिटी। इसीलिए जब भी हम लोग इंस्टॉलमेंट या हायर पर, इंस्टॉलमेंट में एक्चुअली क्या होता है, ओनरशिप ऑन दैट मूवमेंट ही ट्रांसफर हो जाता है। जैसे आज अगर इंस्टॉलमेंट में तुम लोग एक लैपटॉप खरीदोगे या टीवी खरीदोगे, ठीक है, जिसका आज के डेट पे कोई रीसेल वैल्यू नहीं है, आज के डेट पे लैपटॉप, टीवी, फ्रिज ये लोगों के लिए आम बात हो गया है। आज ये लग्जरियस गुड्स नहीं है, कभी हुआ करता था। ठीक है, कभी लोगों के घर पे टीवी होने का मतलब बहुत बड़ा बात था, जिसके घर, मतलब सबके घर पे टीवी ही नहीं होता था, ऐसा भी हो, जिसके घर पे टीवी होता था लोग जो है उनके घर पे जाके जो मतलब न्यूज वगैरह कुछ मतलब मूवीज सीरियल वगैरह देखते थे। ठीक है, तो अभी तो ऐसा बात है नहीं, तो ये सब का रीसेल वैल्यू जो है बहुत ही कम है। रीसेल वैल्यू का मतलब होता है कि इसको अगर हम लोग सेकेंड हैंड, ऐसे सेकेंड हैंड बेचने जाए तो हमें उतना खास कुछ नहीं मिलता है। तो
इंस्टॉलमेंट में क्या होता है ना, हम लोग इंस्टॉलमेंट हम लोग का मान लो 5 इंस्टॉलमेंट में हम लोगों ने एक टीवी परचेज किया है, ठीक है, 5 बार इंस्टॉलमेंट देंगे हम लोग का जो है, मान लो 5 इंस्टॉलमेंट 3,000 करके है, ठीक है, या फिर 5,000 करके 25,000 का टीवी खरीदा है किसी ने। तो जब भी खरीदने जाओगे ना तो तुम लोग को ओनरशिप ऑन दैट मोमेंट ही दे देगा। 5 इंस्टॉलमेंट देना बाकी है, मान लो एक फेब में देना है, एक मार्च में देना है, एक अप्रैल में, एक मई में, एक जून में, लेकिन ओनरशिप तभी ट्रांसफर कर देगा, ठीक है। लेकिन अगर हम लोग कोई ऐसा फिक्स्ड एसेट लेते हैं जिसका हम लोग का जो है रीसेल वैल्यू होता है, लाइक जो है हम लोग का कार हो गया, मतलब व्हीकल्स वगैरह, ठीक है, ट्रक कार, ये सब का रीसेल वैल्यू होता है, तो ये सब का ओनरशिप तब ट्रांसफर होता है जब लास्ट इंस्टॉलमेंट क्लियर कर देंगे। तो जो भी हो, सब्सटेंस ओवर लीगल फॉर्म में क्या हो जाता है कि अगर हम लोग हायर परचेज में यहाँ पर, ठीक है, इसीलिए हायर परचेज में अगर हम लोग कुछ परचेज कर रहे हैं, हमें ओनरशिप तो तभी मिलेगा जिस दिन हम लोग लास्ट इंस्टॉलमेंट पे करेंगे, लेकिन हम लोग को बाकी उस एसेट से मिलेगा, उस एसेट का रिस्क हमें बेयर करना है। उस एसेट से अगर हमें कुछ रिवर्ट्स मिल रहा है, यूज करके कुछ अर्निंग कर रहे हैं, वो भी हमारा, रिपेयर मेंटेनेंस भी हम लोग ही करवाएंगे, यानी जो हायर परचेज में उसे खरीद रहा है, ठीक है, और उस एसेट को अपने बुक्स में दिखाने का राइट्स भी उसे मिल जाएगा, भले ही वो सेल ना हुआ हो, ठीक है। ये होता है सब्सटेंस ओवर लीगल फॉर्म। मतलब देखो कि रियलिटी क्या है ओवर लीगलिटी। लीगली तो वो किसका है, सेलर का है, लेकिन रियल में यूज, उससे बेनिफिट, उसका लॉस, सारा चीज कौन बेयर कर रहा है, वो सारा चीज बेयर कर रहा है, वो सारा चीज बेयर कर रहा है जिसने परचेज किया है, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट था। और मेटेरियलिटी का मतलब जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है जो यूजर्स के डिसीजन को जो है मतलब इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, वो सारे मेटेरियल फैक्ट हमें डिस्क्लोज करना पड़ेगा, ठीक है। ये सेकेंडरी कंसिडरेशन था। अच्छा, उसके बाद अगर हम लोग अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज करना चाहते हैं तो चेंज कर सकते हैं। हमें करंट, जिस पीरियड में हम लोग अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज कर रहे हैं उसी पीरियड में हमें करंट ईयर का इंपैक्ट भी दिखाना पड़ेगा, और आने वाले ईयर यानी फ्यूचर ईयर में क्या इंपैक्ट होगा वो भी दिखाना पड़ेगा। अच्छा, अब करंट ईयर में दिखाना क्या है, हमें ये बताना है कि हमारा जो है मेथड्स चेंज करने की वजह से, यानी अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज करने की वजह से हम लोग का पीएल और बैलेंस शीट में क्या इंपैक्ट आया, उसका क्वांटिटी में बताना पड़ेगा, यानी अमाउंट में या रुपीस में, जो भी बोलो। अगर क्वांटिफिकेशन पॉसिबल नहीं है तो हमें क्या करना पड़ेगा, वो सारे अकाउंटिंग पॉलिसीज का जो भी मेटेरियल इंपैक्ट है यानी फैक्ट को डिस्क्लोज करना पड़ेगा। अगर क्वांटिटी नहीं बता पाते हो मत बताओ, कम से कम फैक्ट बता दो कि क्या इंपैक्ट आने वाला है, ठीक है, और फ्यूचर में भी कितना इंपैक्ट आएगा। इफ सच चेंज विल हैव इंपैक्ट इन द फ्यूचर ईयर, तो वो भी हमें बताना है। और फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशन, ये क्या होता है, फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशन ये है कि जब भी कोई अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट रेडी करता है तो ये एज्यूम्ड है कि वो गोइंग कंसर्न और एक्रूवल और कंसिस्टेंसी, ये 3 चीजों को फॉलो कर रहा है। अगर नहीं फॉलो करता है तो हमें डिस्क्लोजर देना है, अदरवाइज डिस्क्लोजर नहीं देना होता है। ये इम्प्लाइड है, ठीक है, ये इम्प्लाइड है कि कोई भी अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहा है तो ये सारी चीजों को फॉलो करके बना रहा है। गोइंग कंसर्न का मतलब है कि बिजनेस फ्यूचर में चलेगा, ना तो बिजनेस को हमें बंद करना है, ना तो उसे हमें फ्यूचर में कभी बंद करना है, ना तो आज बंद करना है। गोइंग कंसर्न। एक्रूवल का मतलब है हम लोग कैश बेसिस पे रिकॉर्डिंग नहीं करेंगे। अगर हम लोग का इनकम या एक्सपेंसेस एक्रूड हुआ है, मतलब इनकर्ड हो गया है, तो हमें रिकॉर्ड करना पड़ेगा। और कंसिस्टेंसी का मतलब है कि हम लोग अगर एसएलएम फॉलो करें तो ये एसएलएम फॉलो करते, ऐसा नहीं कि आज ये फॉलो कर लिया कल वो फॉलो कर लिया। स्पेसिफिक रीजन के अलावा हम लोग चाहे तो जब जब चाहे तभी हम लोग अपना मेथड्स को चेंज कर दे, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। जब भी मेथड्स को चेंज करेंगे हमें स्पेसिफिकली देखना पड़ेगा, ठीक है, हम लोग मेथड्स को क्यों चेंज करना चाहते हैं। अच्छा, अब देखो यहाँ पर मैंने एक बार डिस्कस तो कर दिया, फिर से अब हम लोग इलास्ट्रेशन 2 का ये पॉइंट 2 करेंगे। तुम लोग को मुझे आंसर बताना है, ठीक है। बोल रहा है कि देखो जगन्नाथ लिमिटेड, फिर से पढ़ देते हैं क्योंकि भूल गए होंगे लास्ट दिन ये क्या था। जगन्नाथ लिमिटेड हैड मेड ए राइट इशू, मैंने राइट इशू के बारे में भी तुम लोग को बताया था कि कंपनी जब फर्स्ट टाइम शेयर इशू करती है उसे बोला जाता है इनिशियल पब्लिक ऑफर, ठीक है। सेकेंड टाइम अगर कंपनी फिर से शेयर इशू करना चाहती है उसे बोला जाता है फर्दर पब्लिक ऑफर, फर्दर पब्लिक ऑफर।
ऑफर। अब जब कंपनी फर्दर पब्लिक ऑफर करती है तो कंपनी को पब्लिक को ऑफर करने के पहले अपनी कंपनी में काम करने वाली एम्प्लॉय को, मैनेजर को पहले बोलना पड़ेगा कि आप लोग ये शेयर लेना चाहते हो तो ले लो, आपको कंसेशनल रेट में मिल जाएगा। मतलब उन्होंने इतना मेहनत किया कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए, तो उनका राइट्स होता है कि उन्हें शेयर मिले कंपनी का, और वो भी कंसेशनल रेट में मिले। इसको बोला जाता है राइट इशू। कंपनी राइट इशू करती है, लेना नहीं लेना उनके ऊपर है, कंपलसरी नहीं है, ऑप्शनल है, चाहो तो लो, नहीं चाहो तो मत लो, ठीक है। राइट इशू किया है कंपनी ने 2002 में इन द ऑफर डॉक्यूमेंट, क्योंकि वो ऑफर होता है कि आपको लेना है तो लीजिए, नहीं लेना है तो मत लीजिए। किसका बात कर रहे हैं? एम्प्लॉय लोगों का, ठीक है। इन द ऑफर डॉक्यूमेंट टू इट्स मेंबर, मेंबर यानी जो कंपनी के मेंबर है उनको जो है ऑफर किया जाता है। इट हैड प्रोजेक्टेड ए सरप्लस ऑफ 40 करोड़, ठीक है। इस कंपनी को ऐसा लगता है, प्रोजेक्टेड है कि इनके पास 40 करोड़ का सरप्लस होगा ड्यूरिंग द अकाउंटिंग ईयर टू एंड ऑन 31 मार्च 2002। 31 मार्च 2002 में जो अकाउंटिंग ईयर एंड होगा, इनको लगता है इनके पास 40 करोड़ का सरप्लस रहेगा, ठीक है। लेकिन रियलिटी कुछ और हुआ था। ये क्वेश्चन तो हम लोगों ने लास्ट दिन भी किया था ना। द ड्राफ्ट रिजल्ट फॉर द ईयर प्रिपेयर्ड ऑन हेथर टू का मतलब मैंने बोला था ओल्ड, ठीक है। हेथर टू फॉलोड अकाउंटिंग पॉलिसी एंड प्रेजेंटेड फॉर perusal of the board of directors showed a deficit of 10 करोड़। क्या बोल रहा है? जब रिजल्ट ड्राफ्ट किया गया, मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है रेडी किया गया, तब प्रिपेयर्ड ऑन द हेदर टू फॉलोड अकाउंटिंग पॉलिसीज, ओल्ड अकाउंटिंग पॉलिसीज को फॉलो करके, मतलब पहले से जो अकाउंटिंग पॉलिसीज वो फॉलो करते थे उसे फॉलो करके जब उन्होंने अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाया एंड प्रेजेंटेड फॉर परयूजल ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के सामने प्रेजेंट किया, तो उन्हें दिखा कि सरप्लस नहीं है। एक्चुअली में क्या हुआ, ये तो इनका प्रोजेक्टेड था, मतलब ये सोच रहे थे, ठीक है, ये प्रोजेक्टेड था। प्रोजेक्टेड का मतलब क्या होगा या नहीं भी हो सकता है, लेकिन एक्चुअली में क्या हुआ, 10 करोड़ का इनको डेफिसिट दिखा, यानी लॉस, ठीक है। The board in consultation with the managing director decide on the following। उसके बाद जो बोर्ड है उन्होंने मैनेजिंग डायरेक्टर के साथ मीट करके क्या डिसाइड किया है, उन्होंने ये पॉइंट 1 डिस्कस हो गया था लास्ट दिन। प्रोवाइड फॉर परमानेंट diminution in the value of investment, ठीक है, in the value of investment which had taken place over the past 5 years, the amount of provisions being 10 करोड़। क्या बोल रहा है, इन्होंने डिसाइड ये किया है कि एक बोल रहा है फॉर परमानेंट डिम्यूनेशन, डिम्यूनेशन का मतलब कम हो जाना, इन द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट का वैल्यू जो है वो कम होते जा रहा है, विच हैड टेकन प्लेस ओवर द पास्ट 5 years। मतलब ये कंपनी जो है ना, जगन्नाथ लिमिटेड, ठीक है, इन्होंने इनके बैलेंस शीट में इनका क्या दिख रहा है, एक इन्वेस्टमेंट दिख रहा है। ये इन्वेस्टमेंट आज नहीं है, लास्ट 5 साल से ये इन्वेस्टमेंट इनके बुक्स में दिख रहा है, लेकिन इस इन्वेस्टमेंट का वैल्यू धीरे धीरे कम होते जा रहा है। इन्होंने जिस भी चीज में इन्वेस्ट किया, किस में किया वो तो हमें नहीं पता, शेयर में किया या फिर गोल्ड में किया, किस में किया, लेकिन ये इन्वेस्टमेंट क्या हो रहा है, लगातार 5 साल से इसका वैल्यू गिर रहा है, ठीक है, कम होते जा रहा है। द अमाउंट ऑफ प्रोविजंस बीइंग 10 करोड़। अब लॉस हो रहा है, क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, क्योंकि वैल्यू जो है इन्वेस्टमेंट का डाउन होते जा रहा है, लॉस हो रहा है। इसीलिए इन्होंने क्या सोचा है, इन्होंने सोचा है कि इसके अगेंस्ट में ये 10 करोड़ का प्रोविजन करेंगे, क्योंकि प्रूडेंस नेचर में हमें बोला गया है कि हमें अगर लगता है कि फ्यूचर में और भी लॉस होगा, क्योंकि अगर कोई एसेट का, कोई इन्वेस्टमेंट का वैल्यू गिरते ही जा रहा है तो हम लोग क्या सोचेंगे, लगातार 5 साल से गिर रहा है तो आगे भी गिरेगा। अगर लगातार 5 साल से इसका वैल्यू डाउन होते जा रहा है तो फ्यूचर में भी हम लोग को क्या लगेगा कि डाउन ही होने वाला है, ठीक है। तो क्योंकि ये 5 इयर्स से डाउन होते जा रहे हैं, अप डाउन भी नहीं है, तो इन्होंने सोचा क्यों ना फ्यूचर में और भी लॉस होगा, ऐसा हमें लगता है, क्योंकि ये डाउनवर्ड है, तो हम लोग 10 करोड़ का प्रोविजंस कर लेते हैं, ऐसा इन्होंने सोचा है, ठीक है। As chief accountant of company, you are asked by the managing director to draft the notes on accounts for inclusion in the inclusion in the annual report for 2001-2002। बोल रहा है कि as a chief accountant of company हमें ये पूछा गया है by the managing director, managing director ने हमें ये पूछा है कि हम लोग एक notes to accounts draft करेंगे, जिसमें एनुअल रिपोर्ट में जो नोट्स टू अकाउंट्स इंक्लूजन होता है ना, क्योंकि जो एनुअल रिपोर्ट बनेगा उसमें नोट्स टू अकाउंट्स होना जरूरी है,
तो उस नोट्स टू अकाउंट्स में हम लोगों को ये सारे ये 2 पॉइंट जो है इसको कैसे ट्रीट करना है वो बताना पड़ेगा, ठीक है, ये चीज हमें बोला गया है। अच्छा, तो अब देखो अगर हम लोग 10 करोड़ का प्रोविजंस करेंगे तो सबसे पहले हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग प्रूडेंस नेचर में प्रोविजंस क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, प्रोविजंस क्रिएट हम लोग कर सकते हैं क्योंकि फ्यूचर के लॉस को रिकॉर्ड करने के लिए हमारे पास जो है ऑथेंटिकेशन है कि हम लोग कर सकते हैं, क्योंकि अकाउंटिंग पॉलिसीज का ये हम लोग का सेकेंड कंसिडरेशन है कि जब भी हम लोग कोई अकाउंटिंग पॉलिसीज लेंगे तो उसमें प्रूडेंस नेचर को हम लोग फॉलो करेंगे, ठीक है। अच्छा, अब इसका इम्पैक्ट क्या होगा अगर हम लोग पहले प्रोविजंस नहीं करते थे, ठीक है, तो हम लोगों ने क्या किया, फर्स्ट टाइम प्रोविजंस किया, यानी हम लोगों ने अपना पॉलिसी नया अडॉप्ट किया, तो इससे इम्पैक्ट क्या होगा बैलेंस शीट या पीएल में। अगर हम लोग प्रोविजंस क्रिएट करेंगे सबसे पहले बोलो पीएल में क्या इम्पैक्ट होगा, प्रोविजंस बनाने से प्रॉफिट क्या होगा, कहां से प्रोविजन बनाया जाता है, जैसे तुम लोग प्रोविजंस फॉर बैड डेब्ट बनाते हो तो उसमें पीएल में क्या इम्पैक्ट होता है और डेटर में क्या इम्पैक्ट होता है, बोलो, फाइनल अकाउंट्स तो किए होंगे, कोई भी कुछ नहीं बोलेगा। किसी को नहीं पता? हाँ बोलो। पीएल में डेबिट हो जाएगा, डेटर से माइनस हो जाएगा। हाँ, तो उसमें इम्पैक्ट क्या आएगा, पीएल में डेबिट तो होगा, प्रॉफिट कम होगा, प्रॉफिट कम होगा, तो यहाँ भी अगर हम लोग प्रोविजंस करेंगे तो प्रॉफिट कम होगा कि नहीं होगा। प्रोविजंस करने का मतलब ऐसा है जैसे नॉर्मल लाइफ में हम लोग सेविंग्स करते हैं, ठीक है, किसी का कुछ भी अर्निंग है, अब मान लो किसी का अर्निंग है मंथली 15,000, ठीक है, अब वो सोच रहा है कि उसे मतलब वो सोच रहा है कि मेरा अगर फ्यूचर में कोई भी एक्सपेंसेस आ जाए उसके लिए क्यों ना आज से हम जो है हर महीने 1,000 रुपए करके सेविंग्स करेंगे, ठीक है, मतलब फ्यूचर के एक्सपेंसेस को पे करने के लिए हम लोग 1,000 रुपीज करके क्या कर रहे हैं, प्रोविजन क्रिएट कर रहे हैं। तो प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट ये नहीं पता ये नहीं बोलो, देखो प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट सभी को पता होगा जिन्होंने फाइनल अकाउंट्स किया हुआ है। प्रोविजन फॉर डेटर या प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट का मतलब क्या होता है कि जैसे बोला जाता है 10% करो, बिजनेस में क्या होता है कि हर एक बिजनेसमैन को अपने बिजनेस का एक नॉलेज होता है कि मार्केट में अगर मुझे 100 रुपीज मिलने वाला है तो 10% यानी कि 10 रुपीज नहीं मिलेगा, ऐसा इनका सोच है, ठीक है। प्रोविजंस कर लेंगे कि फ्यूचर में ऐसा लगता है कि मुझे 10 रुपया नहीं भी मिल सकता है, क्या ऐसा होता है, हाँ, बिजनेस में 100% प्रॉफिट कभी नहीं होता है, ठीक है, मतलब 100% सब अच्छे लोग हो ऐसा नहीं होता है, सभी बिजनेस में कोई कैसा भी बिजनेस करे थोड़ा बहुत लॉस सभी का होता है, तो उस लॉस को वो लॉस आएगा तब हम लोग उसको रिकॉर्ड करेंगे, इससे अच्छा है क्यों ना आज से ही हम लोग कुछ प्रोविजंस कर ले, ठीक है। तो प्रोविजंस कहां से क्रिएट करेंगे, जैसे अगर फ्यूचर में कुछ एक्सपेंसेस आएगा ऐसा पे करने का सोच के अगर हम लोग सेविंग्स करते हैं तो हम लोग अपनी इनकम से लेते हैं, सेम तरीके से बिजनेस के प्रॉफिट से उसे लेना पड़ेगा, तो प्रोविजंस जब हम लोग क्रिएट करेंगे तो हम लोग का प्रॉफिट जो है वो डाउन हो जाएगा, ठीक है। तो ये सब देखो बेसिक चीज है, ये तुम लोगों को जो है अपने नॉलेज से बोलना है। एएस में ऐसा कुछ रूल्स नहीं है कि जिसको रूल्स क्या है कि क्या ट्रीटमेंट होगा वो रूल्स है, लेकिन आंसर देने के टाइम में तुम लोगों को बेसिक सेंस लगा के आंसर देना पड़ेगा, इसको कुछ हम लोग ऐसा नहीं कर सकते कि कुछ क्वेश्चंस रट लिए हो गया, ऐसा नहीं हो सकता है, ठीक है। तो पूरा चीज को समझ के पढ़ना है तभी आंसर दे पाओगे, मतलब पूरे अकाउंट्स को ही समझना है एकदम 11 से लेके अभी तक का, ठीक है। तो यहाँ पर देखो क्या होगा आंसर, सबसे पहले हमें मैंने बोला था कैसे तुम लोग का आंसर देना है, मैंने बताया था कि ये एस के कौन से मतलब एस 1 का कौन सा पॉइंट को ये बता रहा है वो कोट करो, फिर एनालिसिस फिर कंक्लूजन, ठीक है। तो यहाँ पर देखो कैसे बोला है, एज पर एस 1 एनी चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसीज व्हिच हैज ए material effect in the current period or which is reasonably expected to have material effect in later period should be disclosed, ठीक है। AS1 के हिसाब से अगर कोई भी अकाउंटिंग पॉलिसी हम लोग नया ले रहे हैं तो उसका मेटेरियल इफेक्ट करंट ईयर में क्या है, जिस ईयर में हम लोग उस पॉलिसी को चेंज कर या फ्यूचर में उसका क्या इम्पैक्ट होगा वो हमें डिस्क्लोज करना पड़ेगा। इन द केस ऑफ चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी व्हिच हैज ए मेटेरियल इफेक्ट इन करंट पीरियड द अमाउंट बाय व्हिच एनी आइटम इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज अफेक्टेड बाय सच चेंज शुड बी डिस्क्लोज्ड। बोल रहा है कि इन द केस ऑफ चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी, जब भी अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज होगा
जिसका मेटेरियल इफेक्ट मतलब एक इंपॉर्टेंट इफेक्ट आएगा करेंट पीरियड में, हमें उसका अमाउंट जो है बताना पड़ेगा कि कितने से इफेक्ट आ रहा है, ठीक है। टू द एक्सटेंट एसर्टेनेबल, उतना अमाउंट बता दो जितना बता सकते हो या जितना कैलकुलेट कर पा रहे हो। अगर नहीं कैलकुलेट कर पाते तो फैक्ट को डिस्क्लोज करो। ये देखो, वेयर सच अमाउंट इज नॉट एसर्टेनेबल होल्डी और इन पार्ट द फैक्ट शुड बी इंडिकेटेड। ये सब जो है बार बार बोलने से दिमाग में चला जाएगा और तुम लोग को ये स्टार्टिंग पॉइंट में लिखना पड़ेगा कि किसके अकॉर्डिंग हो रहा है, ठीक है। तो हम लोग भी तो अपना पॉलिसी चेंज कर रहे हैं, कभी प्रोविजन किया नहीं, अभी प्रोविजन कर रहे हैं, न्यू पॉलिसी अडॉप्ट कर रहे हैं। तो अब देखो आंसर क्या देना पड़ेगा। यहाँ पर पॉइंट 2 का आंसर दिया है, देखो यहाँ पर द कंपनी हैज डिसाइडेड टू प्रोवाइड 10 करोड़ फॉर द परमानेंट डिमिनिशन इन द वैल्यू ऑफ द इन्वेस्टमेंट व्हिच हैज टेकन प्लेस ओवर द पीरियड ऑफ द पास्ट 5 years. तो द प्रोविजन सो मेड हैज रिड्यूस द प्रॉफिट डिस्क्लोज्ड इन द अकाउंट बाय 10 करोड़। आसान है, बस तुम लोग को समझ के आंसर देना है, ठीक है। क्या बोला है, कंपनी डिसाइड किया है कि 10 करोड़ का जो है प्रोवाइडेड ₹10 करोड़ फॉर द परमानेंट डिमिनिशन इन द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट व्हिच हैज टेकन प्लेस ओवर फॉर द लास्ट 5 years। लास्ट 5 years से कंपनी के पास जो इन्वेस्टमेंट है जो परमानेंटली कम होते जा रहा है, जिसका वैल्यू कंपनी ने 10 करोड़ जो है प्रोविजंस करने का सोचा है। और ये प्रोविजंस करने पे इंपैक्ट क्या आएगा, द प्रोविजंस वो मेड, जो प्रोविजंस बनाया जाएगा has reduced the profit disclosed in the accounts by 10 करोड़। जो प्रोविजंस बनेगा वो क्या करेगा, रिड्यूस कर देगा प्रॉफिट जो डिस्क्लोज हो रहा है अभी, ठीक है, 10 करोड़ से, ठीक है। तो सिंपल बोल सकते हो कि इसका इंपैक्ट पीएल में क्या आएगा कि प्रॉफिट 10 करोड़ से कम दिखेगा, क्योंकि प्रोविजंस करने का मतलब है पीएल में हम लोग यहाँ पर लिखेंगे टू प्रोविजंस फॉर, यहाँ पर लिखना पड़ेगा डिमिनिशन इन इन्वेस्टमेंट, ठीक है। अब जितना होगा तो यहाँ पर लिख देंगे, लिखने से पता चलेगा। अब ये देखो यहाँ पर क्या हुआ, हम लोग क्वांटिफाई भी कर पा रहे हैं कितने से कम होगा, 10 करोड़ से, और फैक्ट भी डिस्क्लोज कर पा रहे हैं। क्यों हम लोग ये कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग का अगर प्रोविजंस क्रिएट होगा तो वो पीएल से होता है, तो पीएल से होगा तो हम लोग का प्रॉफिट जो है कम दिखेगा। कितना कम दिखेगा वो भी हम लोग बोल पा रहे हैं, 10 करोड़ से कम दिखेगा, ठीक है। अच्छा, अच्छा ये दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर एक्रूअल, एक मिनट, इसका क्वेश्चन चला गया, एक मिनट रुको। ये क्वेश्चन नंबर 3 था जो कि यहाँ से हट गया, एक सेकेंड, ठीक है, इसको लास्ट में देख लेते हैं, कोई बात नहीं, तब तक हम लोग ये वाला करते हैं। इसका क्वेश्चन हट गया, बस सोल्यूशन आ गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पर पहले जो है यहाँ पर सही वो हम लोग कर लेते, फिर हम तुम लोग को क्वेश्चन भी दे देंगे। देखो यहाँ पर बोल रहा है तुम लोग को बताना है ऑप्शंस कौन सा सही है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो क्या बोला है, देखो यहाँ पर बोल रहा है कि which of the following is not a major consideration in selection and application of the accounting policy। जब भी हम लोग कोई अकाउंटिंग पॉलिसी सिलेक्ट करते हैं और उसको अप्लाई करते हैं तो कौन सा मेजर कंसिडरेशन नहीं है। कंसिडरेशन तो हम लोग का दो ही था, एक था प्राइमरी और एक था सेकेंडरी। पूछ रहा है कि कौन सा मेजर कंसिडरेशन नहीं है, प्रूडेंस, कंपेरेबिलिटी, मेटेरियलिटी, सब्सटेंस ओवर फॉर्म, कौन सा मेजर कंसिडरेशन नहीं है, बताओ क्या आंसर होगा। अरे कम से कम ये देख के तो तुम लोग बता ही सकते हो, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है तुम लोग कुछ भी आंसर क्यों नहीं दे रहे हो। कंसिडरेशन में क्या क्या आता है, प्राइमरी में है कि हम लोग का ट्रू एंड फेयर व्यू दिखे, सेकेंडरी में है प्रूडेंस, सब्सटेंस ओवर फॉर्म और मेटेरियलिटी। तो यही सब मेजर होगा, इसके अलावा कुछ होगा तो वो मेजर नहीं होगा, तो ये नहीं बता सकते हो तुम कौन सा नहीं होगा। बी।
बी ऑब्वियसली। कंपेरेटिबिलिटी का कहाँ बोला है, कंपेयर के साथ तो कोई लिंक नहीं है, तो हमें कौन सा आंसर देना पड़ेगा। अगर प्रूडेंस है तो भी हम लोग का प्रूडेंस तो होना ही चाहिए मेजर कंसिडरेशन, क्योंकि हमें तो ये नहीं बोला प्राइमरी सेकेंडरी, क्या क्या कंसिडरेशन, तो कंसिडरेशन में आएगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ट्रू फेयर व्यू दिखाए, प्रूडेंस आएगा, मेटेरियलिटी आएगा, सब्सटेंस ओवर फॉर्म आएगा। तो ये सब तीन तो सही है, तो गलत कौन सा है, कंपेरेटिबिलिटी पूछा है, कौन सा नहीं होगा, तो ये आंसर देना पड़ेगा। तो तुम लोग को जो समरी बना के दिए हैं उसको दिमाग में सेट करोगे तो आराम से आंसर दे पाओगे, ठीक है। तुम लोग सोच ही नहीं रहे हो, सोचोगे तो आंसर दे पाओगे। फिर देखो सेकंड वाला क्या बोला है, एडॉप्शन ऑफ डिफरेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज। जब हम लोग अलग अलग अकाउंटिंग पॉलिसीज लेते हैं बाय डिफरेंट कंपनीज, अगर अलग अलग कंपनी है, जैसे मान लो एक कंपनी ए लिमिटेड, एक कंपनी बी लिमिटेड, एक कंपनी सी लिमिटेड, ठीक है, इन्होंने इनका अकाउंटिंग पॉलिसी कुछ है, इनका अकाउंटिंग पॉलिसी मतलब क्या, अकाउंटिंग पॉलिसी मतलब जो रूल्स हमें फॉलो करने के लिए बोला है उसके लिए मेथड्स, ठीक है। ऑपरेटिंग इन द सेम इंडस्ट्री, मान लो ये तीनों सेम इंडस्ट्री, ये तीनों स्टील इंडस्ट्री में काम करते हैं, मतलब स्टील मैन्युफैक्चरर है, या फिर मान लो सीमेंट मैन्युफैक्चरर, ठीक है, सीमेंट इंडस्ट्री में काम करते हैं ये तीनों कंपनी, ठीक है। विच ऑफ द क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स द मोस्ट, अच्छा, सेम इंडस्ट्री एफेक्ट्स विच ऑफ द क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स मोस्ट, मतलब अगर तीन, मैंने यहाँ पर तीन लिया है, तीन से ज्यादा या कम हो सकता है, कि अलग अलग कंपनी है लेकिन सेम ही सेक्टर में काम करती है और सबने अलग अलग जो है अकाउंटिंग पॉलिसीज एडॉप्ट किया है, तो कौन सा क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक सबसे ज्यादा इफेक्ट होगा, कंपेरेटिबिलिटी, रेलिवेंस, फेथफुल प्रेजेंटेशन, रिलायबिलिटी। अब समझाते, जैसे मान लो इन्होंने अपने फिक्स्ड एसेट को एसएलएम में डिप्रिशिएट किया है, इन्होंने अपने फिक्स्ड एसेट को डब्ल्यूटीवी में जो है डिप्रिशिएशन लगाया है, इन्होंने अपने फिक्स्ड एसेट को जो है यहाँ पर सम ऑफ ईयर्स डिजिट मेथड से जो है इन्होंने जो यहाँ पर मेथड अप्लाई किया है, तो सभी ने डेप्रिसिएशन ही चार्ज किया है अपने फिक्स्ड एसेट में, लेकिन किसने ये मेथड लिया है, किसी ने ये मेथड लिया है, किसी ने ये मेथड लिया है। अब बोल रहा है ऐसे करने पे सबसे ज्यादा इफेक्ट जो है कौन सा चीज होगा, कंपेरेटिबिलिटी, मतलब इन तीनों में कंपैरिजन करना सबसे ज्यादा प्रॉब्लमेटिक होगा। इफेक्ट्स मतलब क्या, क्या इंपैक्ट आएगा, क्या कंपेरेटिबिलिटी में इंपैक्ट आएगा, रेलिवेंसी में इंपैक्ट आएगा, फेथफुल प्रेजेंटेशन में इंपैक्ट आएगा, या रिलायबिलिटी में इंपैक्ट आएगा। मतलब क्या ये तीनों ट्रीटमेंट इन्होंने अलग अलग किया, क्या ये कोई इररेलेवेंट बात है, या फिर इसमें हमारा फेथफुल प्रेजेंटेशन नहीं हो रहा है, मतलब हम लोग इनके प्रेजेंटेशन पे जो है फेथ नहीं कर सकते हैं, या फिर ये रिलायबल नहीं हो रहा है, या फिर प्रॉब्लम ये है कि हम लोग कंपेयर नहीं कर पाएंगे अगर कंपेयर करना चाहे तो। कौन सा चीज इफेक्ट आएगा, रेलिवेंसी पे, फेथफुल प्रेजेंटेशन पे, रिलायबिलिटी पे, या कंपेरेटिबिलिटी पे, सोच के बताओ, 2 मिनट ले लो, सोच के बताओ। ए, ऑब्वियसली ए होगा। कंपेयर करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा क्योंकि इनका फिक्स्ड एसेट, इनका बैलेंस शीट में क्या होगा, इनका बैलेंस शीट में हमें जो भी फिक्स्ड एसेट का वैल्यू दिखेगा और पीएल में जो भी डेप्रिसिएशन दिखेगा, मतलब इनका नेट प्रॉफिट एसएलएम के वजह से एक जैसा आएगा, इनका डब्ल्यूटीवी के वजह से अलग आएगा, इनका सम ऑफ ईयर्स डिजिट के वजह से अलग आएगा, इनका जो है फिक्स्ड एसेट का वैल्यू जो दिखेगा वो अलग दिखेगा, इनका अलग दिखेगा, इनका अलग दिखेगा। देखो वैसे जरूरी तो नहीं है, इनका मान लो 10 लाख का फिक्स्ड एसेट है, इनका 15 लाख का है, इनका मान लो 9 लाख का है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन कंपेयर कैसे करेंगे, हमें अगर कंपेयर करना है कि हम लोग कौन से इंडस्ट्री का जो है शेयर खरीदे, ए लिमिटेड का खरीदे, बी लिमिटेड या सी लिमिटेड, अगर हमें इनमें इन्वेस्ट करना है या इनका शेयर होल्डिंग लेना है तो हमें कंपेयर करना पड़ेगा ना, क्योंकि तीनों एक ही जैसा काम करते हैं, तो कंपेयर करने में थोड़ा प्रॉब्लम होगा। क्यों, क्योंकि इनका जो है जो हम लोग का फाइनेंशियल स्टेटमेंट दिख रहा है वो एसएलएम मेथड की वजह से दिख रहा है अलग, इनका अलग, इनका अलग। लेकिन रेलिवेंसी में कोई प्रॉब्लम नहीं, मतलब ऐसा नहीं कि इन्होंने एसएलएम दिया तो इररेलेवेंट काम कर दिया, इररेलेवेंट मतलब যেটাকে বাংলাতে বলে অপ্রাসঙ্গিক, तो ऐसा थोड़ी ना है कि ये हम लोग का जो है मतलब इररेलेवेंट बात हो गया, इररेलेवेंट बात नहीं हो रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब ये नहीं कि इन्होंने एसएलएम लिया है तो इन्होंने फेथफुल काम नहीं किया है, इनका प्रेजेंटेशन फेथफुल नहीं है, बिल्कुल फेथफुल है, क्योंकि इन्होंने डेप्रिसिएशन ही चार्ज किया है, इनको लगा मेरे इंडस्ट्री के लिए एसएलएम ज्यादा अच्छा है तो इन्होंने एसएलएम लिया, ठीक है।
अच्छा, क्या रिलायबिलिटी नहीं है? बिल्कुल है, क्योंकि अगर एसएलएम मेथड सही सही तरीके से किया है तो रिलायबल क्यों नहीं होगा? रिलायबल है, रेलिवेंस भी है, फेथफुल भी है, रिलायबल भी है। प्रॉब्लम इतना है कि कंपेयर करने में यूजर्स को प्रॉब्लम होगा, क्योंकि सेम इंडस्ट्री है, इन्होंने अलग अलग यूज किया है, तो कंपेयर करने में यूजर्स को थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगा। तो यहाँ पर इफेक्ट क्या होगा वही पूछा है कि अगर सेम इंडस्ट्री में इफेक्ट्स व्हिच ऑफ द क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स द मोस्ट, ठीक है, ये सब भी थोड़ा थोड़ा होगा। क्यों होगा? मोस्ट सबसे ज्यादा कंपेयर करने में दिक्कत होगा। अब उसके बाद कंपेयर करने में अगर दिक्कत होगा तो ये सब ठीक है, ये सब कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जब कंपेयर करने में दिक्कत होगा तो हमें पूरे चीजों को समझने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा। सबसे ज्यादा कंपेयर करने में ही प्रॉब्लम होगा, बाकी ये सब में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये सब आराम से हम लोग देख सकते हैं। रिलायबिलिटी में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अगर उन्होंने डेप्रिसिएशन चार्ज करने के टाइम पे कोई गलत नहीं किया है, कोई कैलकुलेशन गलत नहीं किया है, तो रिलायबल है, ठीक है। प्रेजेंटेशन अगर जैसे करना चाहिए वैसे ही किया है, डेप्रिसिएशन में लेस करना चाहिए वैसे ही किया है, तो फेथफुल प्रेजेंटेशन है, रेलिवेंस भी है, लेकिन कंपेयर नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो ये देखो, ये सब छोटा छोटा एमसीक्यू भी है, और अगर तुम लोग का इससे जो है क्वेश्चन पूछ लेता है तो भी तुम लोग आंसर दे पाओगे, ठीक है। तो पॉइंट हर एक बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर थर्ड नंबर देखो, इसमें क्या बोला है, Which of the following statement would not be correct? देखो क्या बोला है, would not be correct। कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है, इस बात पे ध्यान दो, करेक्ट नहीं है। In relation to disclosures to be made in the financial statement after making any change in the accounting policy, ठीक है। क्या बोल रहा है, which of the following statement, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है? ये तीनों में से, तीन नहीं चार है शायद, ठीक है। इन रिलेशन टू डिस्क्लोजर, अगर हम लोग अपना डिस्क्लोजर दे रहे हैं टू बी मेड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो हम लोगों ने रेडी किया है उसमें अगर हम लोग कोई डिस्क्लोजर दे रहे हैं तो कौन सा स्टेटमेंट गलत है? आफ्टर मेकिंग एनी चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी, मतलब ये कब डिस्क्लोज दे रहे हैं? अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज करने के बाद। मतलब क्वेश्चन को समझो फिर से, क्वेश्चन में बोला है कि अगर हम लोग कोई एग्जिस्टिंग अकाउंटिंग पॉलिसी को चेंज करते हैं, उसके बाद अगर हम लोग डिस्क्लोजर देना चाहते हैं तो हमारा कौन सा स्टेटमेंट गलत है, ये पूछ रहा है। तो उसके लिए पहले तुम लोग दिमाग में ये याद करो, अपना जो समरी बना रखे है ना उसको एक बार देखो कि अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज होने से हमें क्या क्या करना पड़ता है, तब जाके तुम लोग सही आंसर दे पाओगे। तो एक बार रीड कर लो तुम लोग अपने अपने कॉपी से कि अगर अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज होगा तो क्या करना पड़ेगा, हम बताते हैं फिर। देखो, अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज होने से सबसे पहले हमें करंट ईयर में बताना पड़ेगा कि इससे हमारे पीएल या बैलेंस शीट में क्या इंपैक्ट आ रहा है, अमाउंट के अकॉर्डिंग बताना पड़ेगा। अगर अमाउंट नहीं कैलकुलेट कर पा रहे हैं तो कम से कम फैक्ट को डिस्क्लोज करना पड़ेगा, और इस चेंज का इंपैक्ट अगर फ्यूचर में भी किसी ईयर में होगा तो कितना होगा वो भी हमें बताना पड़ेगा। तो अगर हम लोग कोई भी अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज करते हैं तो ये देखो समरी में हमें मिल गया, हमें इस चीज को फॉलो करना पड़ेगा। अगर इसके अगेंस्ट में कोई भी पॉइंट लिखा हुआ है वही हमारा आंसर होगा, क्योंकि हमें बोला है वुड नॉट बी करेक्ट, वुड नॉट बी करेक्ट, ठीक है। हम अब ऑप्शन पढ़ के देते हैं, एनी चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी व्हिच हैज ए मेटेरियल इफेक्ट शुड बी डिस्क्लोज्ड। बोलो, क्या मेटेरियल इफेक्ट अगर आएगा उसे हमें डिस्क्लोज करना पड़ेगा? क्या ये सही है कि गलत है? मतलब ये आंसर होगा कि नहीं होगा? मतलब तुम लोग को क्या लगता है कि ये करेक्ट है कि इनकरेक्ट है? अगर हम लोग अकाउंटिंग पॉलिसीज को चेंज करते हैं तो हमें मेटेरियल इफेक्ट को डिस्क्लोज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? लॉजिकली बताओ कि करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? करना चाहिए। तो ये आंसर नहीं होगा, करना चाहिए, ठीक है। तो ये आंसर हम लोग का नहीं होगा, ये करेक्ट है। हमें पूछा है कौन सा नहीं है करेक्ट, ठीक है, तो ये आंसर नहीं होगा। नेक्स्ट देखो, ना अमाउंट बाय विच, वो अमाउंट बताओ विच एनी आइटम इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज अफेक्टेड बाय सच चेंज शुड बी डिस्क्लोज टू द एक्सटेंट असर्टेनेबल। वो अमाउंट बता दो जितने से फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वो अमाउंट बताओ जिसके वजह से फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंपैक्ट हो रहा है, क्योंकि हम लोगों ने अपने अकाउंटिंग पॉलिसीज को चेंज किया है। एटलीस्ट उतना अमाउंट तो बता ही दो जितना कैलकुलेट कर पा रहे हो। वेयर सच अमाउंट इज नॉट असर्टेनेबल, और अगर कैलकुलेट नहीं कर पा रहे हो होली, पूरा पूरी या फिर पार्ट, मतलब ना तो पूरा कैलकुलेट कर पा रहे हो ना तो थोड़ा सा कैलकुलेट कर पा रहे हो, मतलब कैलकुलेट कर ही नहीं पा रहे हो, द फैक्ट शुड बी इंडिकेटेड। तो कम से कम फैक्ट बता दो, क्या ये
करेक्ट है कि इनकरेक्ट है। अगर इनकरेक्ट है तो आंसर यही वाला होगा, और अगर करेक्ट है तो आंसर ये वाला नहीं होगा। तो मुझे ये बताओ कि जब हम लोग अकाउंटिंग पॉलिसीज चेंज करते हैं, क्या इस चीज को फॉलो करेंगे कि नहीं करेंगे? करेक्ट। हाँ, ये करेक्ट है। अगर ये करेक्ट है तो ये भी हम लोग का आंसर नहीं होगा, क्योंकि इसे तो हमें फॉलो करना पड़ेगा। बार बार तो हमें बताया गया है कि हमें अमाउंट बताना है, नहीं बता पाते हो तो फैक्ट को डिस्क्लोज कर दो, ठीक है। तो ये भी करेक्ट है, तो ये भी हम लोग का आंसर नहीं होगा, क्योंकि हमें इनकरेक्ट वाला बताना है कि कौन सा इसमें से इनकरेक्ट है, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग पॉइंट सी में चलते हैं। देखो क्या बोला है, इफ ए चेंज इज मेड इन द अकाउंटिंग पॉलिसी, अगर अकाउंटिंग पॉलिसी में कोई चेंज होता है विच हैज नो मेटेरियल इफेक्ट ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द करेंट पीरियड बट विच इज रीजनेबली एक्सपेक्टेड टू हैव मेटेरियल इफेक्ट इन लेटर पीरियड, द फैक्ट ऑफ सच चेंज should be appropriately disclosed in the period in which change is adopted। क्या बोला है, देखो यहाँ पर बोल रहा है कि अगर कुछ भी चेंज हो रहा है अकाउंटिंग पॉलिसीज में जिसका कोई मेटेरियल इफेक्ट नहीं है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में करंट पीरियड के लिए, ठीक है, मतलब जिस साल चेंज करे उस साल कोई इंपैक्ट नहीं आ रहा है, लेकिन बट विच इज रीजनेबली एक्सपेक्टेड टू हैव अ मेटेरियल इफेक्ट, लेकिन एक रीजनेबल जो है मेटेरियल इफेक्ट आएगा ऐसा सोचा जा रहा है लेटर पीरियड में, मतलब करंट पीरियड में नहीं है, फ्यूचर पीरियड में आएगा ऐसा सोचा जा रहा है। तो उसका फैक्ट, द फैक्ट ऑफ सच चेंज, the fact of such change should be appropriately disclosed in the period in which the change is adopted। तो हमें उस फैक्ट को appropriately disclose करना पड़ेगा उस पीरियड में जिस पीरियड में ये चेंज को किया गया है। तो तुम लोग बताओ कि ये सही आंसर है कि नहीं, क्योंकि यहाँ पर इस चीज को ध्यान से देखो। देखो इस चीज को हमें क्या बोला था, करेंट पीरियड में भी बताना है और लेटर पीरियड में भी बताना है अगर इंपैक्ट आ रहा है तो मुझे बताओ कि ये वाला हम लोग का सही है कि गलत, मतलब ये फॉलो करना है कि नहीं करना है? करना है, सही है। करना है, हाँ सही है, करना है। हमें तो बताया है ना कि करंट पीरियड में क्या इंपैक्ट देना है। करंट पीरियड में क्वांटिटी भी बताओ कितने से चेंज हो रहा है, पीएल बैलेंस शीट नहीं क्वांटिटी बता पाते हो फैक्ट बता दो, और अगर फ्यूचर पीरियड में कोई इंपैक्ट आता है तो वो भी बताओ। तो यहाँ पर क्या बोला, करंट पीरियड में इंपैक्ट नहीं आ रहा है, ठीक है, तो करंट पीरियड में नहीं आ रहा है तो ये तो बच्चा फ्यूचर पीरियड में अगर आएगा तो वो तो डिस्क्लोज करना पड़ेगा। तो इसका मतलब ठीक है फ्यूचर पीरियड में आएगा ऐसा इनका मानना है। तो ये सोच रहे हैं कि उस चेंज को हम लोग एप्रोप्रिएटली डिस्क्लोज करेंगे उस पीरियड में जिस पीरियड में ये चेंजेस हुआ है। मतलब हम लोग यहाँ पर लिखेंगे कि करंट पीरियड में हमें क्या करना है, करंट पीरियड का इंपैक्ट भी बताना है फ्यूचर पीरियड का। अगर करंट पीरियड में इंपैक्ट नहीं आ रहा है मत बताओ, लेकिन करंट पीरियड में ही तो हमें फ्यूचर पीरियड का बताना है। देखो समरी ऐसे यूज करना चाहिए ना, करंट पीरियड में ही हमें दोनों का इंपैक्ट बताना है। अगर ये इंपैक्टफुल नहीं है कोई बात नहीं, लेकिन करंट पीरियड में ही हमें बताना पड़ेगा कि फ्यूचर का क्या इंपैक्ट हो रहा है। इसका मतलब तुम लोग का ये तो क्लियर हो गया कि ऑप्शन डी ही तुम लोग का आंसर होगा, क्योंकि बाकी तीनों हम लोग का करेक्ट आंसर है। तो हमें बोलना है कौन सा इनकरेक्ट है, तो ऑप्शन डी ही होगा। लेकिन एक बार पढ़ के देख लेते हैं क्यों ऑप्शन डी होगा। क्या बोला है देखो, if a change is made in an accounting policy which has material effect on the financial statement for the current period, बोल रहा है कि अगर हम लोग कोई अकाउंटिंग पॉलिसी को चेंज कर रहे हैं, ठीक है, जिसका एक मेटेरियल इफेक्ट है, मतलब एक इंपॉर्टेंट इफेक्ट है ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द करेंट पीरियड के लिए, एंड इज रीजनेबली एक्सपेक्टेड टू हैव ए मेटेरियल इफेक्ट इन लेटर पीरियड। मतलब हम लोग एक अकाउंटिंग पॉलिसी को चेंज कर रहे हैं जो कि एक मेटेरियल इफेक्ट है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट को काफी अच्छा खासा इंपैक्ट करने वाला है, करेंट पीरियड में भी करेगा, और ये रीजनेबली एक्सपेक्टेड है कि फ्यूचर में भी इसका मेटेरियल इफेक्ट हमें दिखेगा। द फैक्ट ऑफ सच चेंज शुड बी एप्रोप्रिएटली डिस्क्लोज्ड। हमें इस द फैक्ट ऑफ सच चेंज मतलब इस चेंज के लिए जो भी फैक्ट रिस्पॉन्सिबल है उसे हमें एप्रोप्रिएटली डिस्क्लोज करना पड़ेगा ओनली इन द लेटर पीरियड, सिर्फ लेटर पीरियड में डिस्क्लोज करना पड़ेगा। दैट इज ईयर्स या फिर ईयर, मतलब फ्यूचर में एक या एक से ज्यादा जो भी साल में ये इंपैक्ट करेगा नेक्स्ट टू द ईयर इन विच द चेंजेस एडॉप्टेड। जिस साल ये चेंज एडॉप्ट हो रहा है उसके बाद फ्यूचर में जितने साल ये इंपैक्ट करेगा उस साल के लिए फैक्ट को रिकॉर्ड करना पड़ेगा। ये गलत है क्योंकि हमें करंट ईयर में भी उसका फैक्ट को डिस्क्लोज करना पड़ेगा। देखो यहाँ पर क्या लिखा था, हम फिर से बताते हैं।
if a change is made in accounting policy which has material effect on the financial statement for the current period, बोल रहा है current period में भी इफेक्ट है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद बोल रहा है एंड रीजनेबली एक्सपेक्टेड टू हैव मटेरियल इफेक्ट इन लेटर पीरियड, लेटर पीरियड में भी इफेक्ट है। अगर दोनों में है तो दोनों का क्या करना पड़ेगा, क्वांटिटी भी बताना है। अगर क्वांटिटी नहीं बता पाते हैं, अगर क्वांटिटी नहीं बता पाते हैं तो फैक्ट बताना पड़ेगा। क्वांटिटी बता पाते हो तो बहुत ही अच्छा बात है, अगर नहीं बता पाते हो तो फैक्ट बताना पड़ेगा। लेटर पीरियड में भी हमें इफेक्ट बताना पड़ेगा, फैक्ट भी बताना पड़ेगा। अगर क्वांटिटी बता पाते हैं तो भी बता सकते हैं। द फैक्ट ऑफ सच चेंज शुड बी अप्रोप्रिएटली डिस्क्लोज ओनली इन द लेटर पीरियड, मतलब लेटर यानी इसके बाद वाला, बोल रहा है कि सिर्फ और सिर्फ बाद वाले पीरियड का ही हमें डिस्क्लोज करना है अप्रोप्रिएटली। नहीं, ऐसा क्यों? अगर मेरा करेंट पीरियड को भी इफेक्ट कर रहा है तो मुझे तो करेंट पीरियड वाला भी डिस्क्लोज करना पड़ेगा। फिर बोला है ओनली इन द लेटर पीरियड दैट इज ईयर्स नेक्स्ट टू द ईयर इन विच द चेंज इज अडॉप्टेड, जिस साल चेंज हुआ है उसके बाद वाले ईयर का एक हो या एक से ज्यादा हो उसमें हमें डिस्क्लोज करना पड़ेगा। ये तो गलत बात है ना, ऐसा नहीं होता है। यहाँ पर देखो हमें गाइडलाइन दे दिया है, बोला है कि अगर करंट ईयर में है तो करंट ईयर का भी बताओ, फ्यूचर ईयर का भी बताओ, उसी ईयर बताओ जिस साल जो है चेंजेस हो रहा है। तो यहाँ अगर करंट ईयर में इंपैक्ट है तो वो भी बताना पड़ेगा, लेटर ईयर में है तो वो भी बताना पड़ेगा। जो कि यहाँ पर बोल रहा है कि नहीं नहीं दोनों में है लेकिन हम लोग सिर्फ जो है लेटर पीरियड वाला ही बताएंगे, तो ये गलत हो गया। ठीक है, तो ये ऑप्शन डी हम लोग का आंसर होगा। डी ही क्यों हुआ, क्योंकि हम लोग को यहाँ पर बोला था कि बताना है कि कौन सा हम लोग का वुड नॉट बी करेक्ट है। ठीक है, तो इतना जब लेंदी ऑप्शंस रहता है तो उसे काफी अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, तभी जाके तुम लोग समझ पाओगे कि क्या बोला है। ठीक है, अच्छा अब देखो यहाँ पर कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं थियोरिटिकली अगर डायरेक्ट क्वेश्चन आए। अगर डायरेक्ट क्वेश्चन आए नॉर्मली केस स्टडी के तरह ही आता है जैसे कि हम लोग अभी कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन फिर भी अगर डायरेक्ट क्वेश्चन आए तो कैसे आ सकता है, व्हाट आर द 3 फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशन रिकॉग्नाइज्ड बाय अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1, ब्रीफली डिस्क्राइब ईच वन ऑफ देम। ठीक है, तो बोल रहा है कि कौन सा फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशन है वो बताओ और उसे ब्रीफली डिस्क्राइब करो। तो फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशन कौन सा है पता है, ये वाला, ये रहा गोइंग कंसर्न, एक्रूअल और कंसिस्टेंसी। इसे डिस्क्राइब करने बोला है तो तुम लोग को क्या लिखना पड़ेगा, तुम लोग को ये लिखना पड़ेगा फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशन 3 होता है, गोइंग कंसर्न और ये हो गया हम लोग का कंसिस्टेंसी, एक्रूअल। गोइंग कंसर्न का मतलब है एन एंटरप्राइज इज नॉर्मली व्यूड एज गोइंग कंसर्न। हम लोग हमेशा कोई भी एंटरप्राइज को क्या देखेंगे, गोइंग कंसर्न देखेंगे। और कंटिन्यूइंग देखेंगे इसके एक्टिविटी को करने के लिए, कंटिन्यूइंग इट्स ऑपरेशंस इन द फोरसीएबल फ्यूचर। एंटरप्राइज नाइदर हैज द need for nor the neither has the need for nor the इंटेंशन टू लिक्विडिटी, ना तो ये इसको कोई जरूरत है खुद को बंद करने का, ना ही ये फ्यूचर में जो है बंद होना चाहता है। लिक्विडिटी का मतलब है बिजनेस बंद हो जाना, और कंसिस्टेंसी का मतलब क्या था, अकाउंटिंग पॉलिसीज जो भी हम लोग अप्लाई कर रहे हैं वो एक पीरियड से दूसरे पीरियड कंसिस्टेंट ही रहेगा, लेकिन बहुत जरूरत होने पे हम लोग चेंज जरूर कर सकते हैं, वो बात अलग है। लेकिन जब तुम लोग ये वाला लिखोगे तो तुम लोग को यही पॉइंट लिखना पड़ेगा। और एक्रूअल का मतलब क्या है, रेवेन्यू या कॉस्ट, ठीक है, वो एक्रूड होने पे ही हमें रिकॉग्नाइज करना पड़ता है एज देयर अर्न्ड और इनकर्ड एंड रिकॉर्डेड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द पीरियड टू विच they related and not when the money is received or paid, जिसका मैंने तुम लोग को एग्जांपल दिया था। अगर इस साल किसी का सेल हुआ है लेकिन हम लोग को उस सेल का कैश रिसीव हो रहा है नेक्स्ट ईयर, तो हम लोग को सेल कब रिकॉर्ड करना पड़ता है, हम लोग जब सेल करते हैं उसी फाइनेंशियल ईयर में रिकॉर्ड करते हैं। कब हम लोगों को अमाउंट रिसीव हुआ उससे कोई मतलब नहीं होता है, तो एक्रूअल बेसिस पे होगा। तो इस तरीके से तुम लोग को पूरा लिखना पड़ेगा तब जाके प्रॉपर आंसर बनेगा। फिर इसके बाद हैज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 प्रेस्क्राइब द मैनर इन विच अकाउंटिंग पॉलिसीज फॉलोड बाय द एंटिटी शुड बी डिस्क्लोज। बोल रहा है कि क्या AS1 हमें ये तरीका बता देता है कि कैसे हमें अकाउंटिंग पॉलिसीज को फॉलो करना है, उसे कैसे डिस्क्लोज करना है, बिल्कुल बता देता है। ये देखो ये समरी हमें बता रहा है कि क्या बता देता है कि कैसे डिस्क्लोज करना है, ये पूरा लिखोगे तो हो जाएगा। ये जो समरी है इसको थोड़ा सा अपनी लैंग्वेज में ऐड ऑन करके लिखोगे, जैसा मार्क्स रहेगा उसके हिसाब से तो क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अच्छा अब तुम लोग को कुछ ट्रू फॉल्स जो है वो पूछते हैं, यहाँ ट्रू फॉल्स के बेसिस पे है, तुम लोग को इसका केस स्टडी बना के भी दे सकता है, तुम लोग को आंसर देते जाना है। ठीक है,
अच्छा, सबसे पहले यहाँ पर क्या बोला है देखो, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स, ऑल्सो गिव रीजंस फॉर योर आंसर। ट्रू फॉल्स तो बताना ही है और रीजन भी देना है। क्या बोला है, सर्टेन फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशन, जब भी फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशन का बात बोल रहा है यानी गोइंग कंसर्न, एक्रूवल और कंसिस्टेंट, ठीक है, गोइंग कंसर्न, एक्रूवल, कंसिस्टेंट, अंडरलाइन द प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जो भी फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशन को यूज किया जाता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रिपेयर और प्रेजेंट करने के लिए, दे आर यूजुअली स्पेसिफिकली स्टेटेड, वो हमें नॉर्मली क्या करना पड़ेगा, स्पेसिफिकली बताना पड़ेगा। स्टेटेड का मतलब अलग से बताना पड़ेगा, बिकॉज देयर एक्सेप्टेंस एंड यूज आर नॉट एज्यूम्ड, क्योंकि हम लोगों को, क्योंकि इसका एक्सेप्टेंस और यूज जो है वो नॉर्मली एजम्पशन बेसिस पे नहीं चलता है। यानी अगर हम लोग गोइंग कंसर्न है या अप्रूवल है या कंसिस्टेंट है अपने अकाउंटिंग पॉलिसीज को अडॉप्ट करने के लिए, तो वो चीज हमें अलग से स्पेसिफिकली फाइनेंशियल स्टेटमेंट में स्टेटेड यानी डिक्लेयर करना पड़ेगा, क्योंकि ये एज्यूम्ड होता है, ऐसा मान के फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं बनता है। क्या ये बात इन्होंने सही किया है, ये ट्रू होगा कि फॉल्स होगा, बताओ। फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशन क्या हमें जो है उसको अलग से बताना पड़ता है कि वो एज्यूम होता है? देखो ना, समरी देखो ना, लिखा हुआ है, समरी में सारा चीज लिखा। फॉल्स होगा, करेक्ट, फॉल्स होगा, क्योंकि गोइंग कंसर्न नहीं हो तो बताना पड़ेगा, एक्रूवल नहीं हो तो बताना पड़ेगा, कंसिस्टेंट नहीं हो तो बताना पड़ेगा, क्योंकि ये तो हम लोग का फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशन है। यानी कि ये हम लोग का क्या हो जाएगा, ये हमें कभी भी नहीं बताना पड़ता है अलग से। ये देखो यहाँ पर, ये देखो, गोइंग कंसर्न, एक्रूवल, कंसिस्टेंसी, इफ even any of the above policy is not followed, then such fact should be disclosed, otherwise कभी भी डिस्क्लोज नहीं करना पड़ता है, क्योंकि फंडामेंटल का तो बात ही है कि ऐसे ही होगा। जैसे मैंने तुम लोग को बोला था ना कि मेरा क्लास नॉर्मली जितने बजे से होता है उतने बजे से ही होगा, ठीक है, अगर किसी दिन नहीं हुआ तो ही मुझे बताना पड़ेगा, नहीं तो बताना नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरीके से ना, ये देखो यहाँ पर क्या बोला है कि जैसे देखो तुम लोग का जब एग्जाम का रूटीन आता है तो क्या अलग से बताने का जरूरत होता है इंस्टीट्यूट को कि भाई तुम्हें एग्जाम देना है, तुम्हें एग्जाम देना है, तुम्हें एग्जाम देना है, या फॉर्म फिलअप का डेट डिक्लेयर होता है तो वो तो एज्यूम्ड है कि जिनको एग्जाम देना है वो अपना फॉर्म फिलअप कर ही लेंगे, ठीक है, अलग से बताने का जरूरत नहीं होता है। वो तो मतलब हो गया ना फंडामेंटल एजम्पशन, अगर डिक्लेयर कर दिया है इंस्टीट्यूट ने इस तारीख से फॉर्म फिलअप है तो वो सभी के लिए एप्लीकेबल है, वो अलग अलग किसी को नहीं बताएगा, तो एज्यूम्ड हो गया। वैसे ही यहाँ पर बोल रहा है कि जो भी फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशन के बेसिस पे हम लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं, हमें कभी इस बात का डिस्क्लोज नहीं करना पड़ता है कि हम लोग गोइंग कंसर्न है, हम लोग कंसिस्टेंट है, हम लोग एक्रूवल है। अगर नहीं होता है इसमें से कोई भी एक फॉलो तो डिस्क्लोज करना पड़ता है, यानी आंसर हम लोग का फॉल्स हो जाएगा। लेकिन इस आंसर को हम लोग कैसे करके प्रेजेंट करेंगे वो देखो, क्या लिखना पड़ेगा। मैंने यहाँ पर ना आंसर भी लिया है, देखो तुम लोग को दिखा देते हैं। यहाँ पर है एज पर AS1, ये फॉल्स होगा, एज पर AS1 डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज, देखो कैसे करके लिखा है AS1, और AS1 हमें क्या बोलते हैं, जब भी AS का आंसर लिखोगे तो तुम लोग को लिखना चाहिए कि कौन से AS के थ्रू से लिख रहे हो और उस AS का नाम क्या है। सर्टेन फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशन अंडरलाइन द प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, दे आर यूजुअली नॉट स्पेसिफिकली स्टेटेड। बोल रहा है कि कुछ सर्टेन फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशन है AS1 के अकॉर्डिंग, ठीक है, जिसके बेसिस पे हम लोग अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं। अंडरलाइन मतलब जिसके अंडर में, ठीक है, जिसको फॉलो करके, दे आर यूजुअली नॉट स्पेसिफिकली स्टेटेड, ठीक है, ये हमें कभी भी स्पेसिफिकली अलग से बताने का जरूरत नहीं होता है। क्यों, इसीलिए तो हम लोगों ने ना बोला ना आंसर फॉल्स है। क्यों, देयर एक्सेप्टेंस एंड यूज आर एज्यूम्ड, क्योंकि वो एज्यूम्ड है कि हम लोग उसको यूज कर रहे हैं या उसका एक्सेप्टेंस हम लोग करके रखे, उसे अलग से बताने का जरूरत नहीं है। डिस्क्लोजर इज नेसेसरी इफ दे आर नॉट फॉलो, डिस्क्लोजर तभी देना है अगर हम लोग ये तीनों में से कोई भी एक फॉलो नहीं करते हैं तो, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट पूछेंगे, देखो 6th नंबर का क्वेश्चन नंबर 2, बताओ
इफ फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशन मतलब वही गोइंग कंसर्न, एक्रूवल और कंसिस्टेंसी आर नॉट फॉलोड, अगर फॉलो नहीं हो रहा है इन प्रेजेंटेशन एंड प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रिपेयर और प्रेजेंट करने के लिए ए स्पेसिफिक डिस्क्लोजर इज नॉट रिक्वायर्ड, तब कोई डिस्क्लोजर देने का जरूरत नहीं है। अगर फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशन फॉलो नहीं किया जा रहा है फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रिपेयर करने के लिए, तो स्पेसिफिकली इस बात को डिस्क्लोज करने का जरूरत नहीं है। बोलो सही बोल रहा है कि गलत बोल रहा है, ट्रू या फॉल्स? फॉल्स। फॉल्स होगा। अभी तो हम लोगों ने पढ़ा ना, अभी तो इसका जस्ट ऑपोजिटली हम लोगों ने देखा कि अगर हम लोग फॉलो नहीं करते हैं तो बताना पड़ेगा, ठीक है, अगर फॉलो नहीं करते हैं तो जरूर बताना पड़ेगा। तो यहाँ पर वही चीज बोला है फॉल्स। अब देखो आंसर कैसे देना है, यहाँ पर देखो क्या बोला है। As per AS1, if the fundamental accounting assumption, that is going concern, consistency, accrual are followed in financial statement, अगर follow होता है financial statement में, अगर फॉलो होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, स्पेसिफिक डिस्क्लोजर इज नॉट रिक्वायर्ड, तो इसे अलग से हमें बताने का जरूरत नहीं कि हम लोग इस चीज को फॉलो कर रहे हैं। इफ ए फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशन इज नॉट फॉलोड, अगर फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशन फॉलो नहीं होता है, द फैक्ट शुड बी डिस्क्लोज, तो बताना पड़ेगा। जैसे मान लो तुम लोग किसी कारण से जो है 1 घंटा बाद क्लास आज ज्वाइन करोगे, ठीक है, तो मुझे क्या लगता है कि मैंने इतना बजे क्लास बोला है, सभी इतने बजे ज्वाइन कर लेंगे, 5 मिनट आगे पीछे वो कंसीडर किया जा सकता है, 5-10 मिनट, ठीक है। लेकिन अगर मान लो कोई 1 घंटा बाद ज्वाइन करेगा, कुछ भी इश्यूज है, ठीक है, तो फिर क्या होता है, तुम लोग नॉर्मली लिख देते हो ना कभी कभी कि थोड़ा नेट इशू है या फिर कुछ भी प्रॉब्लम है, हम मुझे थोड़ा लेट होगा ज्वाइन करने में। तो अगर तुम लोग जो नॉर्मल मैटर है वो फॉलो नहीं कर पा रहे हो तो डिस्क्लोज करना पड़ा ना कि हाँ मुझे ज्वाइन करने में थोड़ा सा देरी होगा। लेकिन अगर नॉर्मल ज्वाइन करते हो तो क्या मुझे बोलोगे कि हाँ हम ज्वाइन कर रहे हैं, तो ज्वाइन कर लोगे ना, अगर टाइम पे ज्वाइन कर पा रहे हो कर लोगे, उसके लिए तो मुझे बोलने का जरूरत नहीं होगा कि हाँ हम लोग ज्वाइन करें। लेकिन मान लो बहुत देरी होगा ज्वाइन करने में, तो चाहो तो एक मतलब इंटीमेशन दिया ही जा सकता है कि हाँ मुझे ज्वाइन करने में देरी होगा आज, ठीक है। तो यही हो गया फंडामेंटल का मतलब, यही हो गया जो नॉर्मली फॉलो होता है। अगर नॉर्मल चीजों को फॉलो नहीं करते हैं तो हमें बताना पड़ता है, ठीक है। अच्छा, थर्ड नंबर देखो, फिर से ट्रू फॉल्स वाला ही है। बोल रहा है कि ऑल सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज, जो भी इंपॉर्टेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज है एडॉप्टेड इन द प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जिसे लिया एडॉप्ट किया गया है फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रिपेयर और प्रेजेंट करने के लिए, शुड फॉर्म पार्ट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ही पार्ट होगा, ठीक है। क्या ये सही है? जितने भी अकाउंटिंग पॉलिसीज हम लोग एडॉप्ट करते हैं, ट्रू, हाँ ये सही है कि हम लोग जो भी फाइनेंशियल जो भी अकाउंटिंग पॉलिसीज को एडॉप्ट करेंगे वो हमें अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पार्ट करना पड़ेगा, मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट में उसे दिखाना पड़ेगा कि क्या हम लोग फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। ये देखो यहाँ पर आंसर कैसे दिया है, ये ट्रू होगा, ये देखो ट्रू, टू एंश्योर प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ताकि देखो इसका आंसर ट्रू इसीलिए भी हो रहा है, अगर तुम लोग को याद है मैंने बोला था ना कि हम लोग जो भी पॉलिसी अडॉप्ट करेंगे हमें अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में एक ही जगह पे डिस्क्लोज करना पड़ेगा, ऐसा मैंने तुम लोग को एक पॉइंट बताया था। जैसे मान लो 5 नंबर पेज फाइनेंशियल स्टेटमेंट मान लो हजारों पेज का हो सकता है, ठीक है, तो 5th नंबर पेज में हम लोगों ने ये डिस्क्लोज किया है कौन सा अकाउंटिंग पॉलिसी हम लोग एडॉप्ट किए हैं, ठीक है। तो हम लोग को जब तक जितना अकाउंटिंग पॉलिसी एडॉप्ट किए लाइन बाय लाइन एक एक पेज पे हमें बताते जाना है, हम लोग ऐसा नहीं कर सकते एक 5 नंबर पेज पे बता दिया, एक 15 नंबर पेज पे बता दिया, ऐसा नहीं, एक ही प्लेस पे हमें लाइन बाय लाइन डिस्क्लोज करते रहना है, ठीक है। तो वही बोला है टू एंश्योर प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ताकि लोगों को समझ में आए कि इन्होंने क्या कौन सा फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो बनाया है इसमें क्या क्या पॉलिसीज लिया है, मतलब एसएलएम फॉलो किया है या फिर फीफो फॉलो किया है, इन्वेंट्रीज के लिए क्या मेथड अप्लाई किया है, लोगों को पता तो चलना चाहिए। तो टू एंश्योर प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, it is necessary that all significant accounting policies adopted in the preparation and presentation of financial statements should be disclosed, ठीक है। तो हमें ये इंश्योर करना पड़ेगा ताकि लोगों को फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रॉपर्ली समझ में आए, जितने भी अकाउंटिंग पॉलिसीज सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज हम लोग अडॉप्ट कर रहे हैं वो सारे हमें डिस्क्लोज करने पड़ेंगे। द डिस्क्लोज ऑफ सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज एज सच शुड फॉर्म पार्ट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये हम लोग का फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ही पार्ट है
और देखो वो पॉइंट आ गया, एंड दे शुड बी डिस्क्लोज्ड इन वन प्लेस, एक ही प्लेस पे लाइन बाय लाइन डिस्क्लोज्ड होते जाना पड़ेगा। जब स्टार्ट हुआ है जब तक खत्म नहीं होता है। अगर किसी का हजारों अकाउंटिंग पॉलिसीज है तो हजारों अकाउंटिंग पॉलिसीज को ही उसे लाइन बाय लाइन लिखते जाना है, बीच में और कुछ नहीं लिख सकता है। ये देखो यहाँ पर हम लोगों ने इस बात को बताया था, ये देखो यहाँ पर ऑल सिग्निफिकेंट डिस्क्लोजर कैसे होगा, ऑल सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज एडॉप्टेड इन द प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट शुड बी डिस्क्लोज्ड एट वन प्लेस टू फैसिलिटेट बेटर प्रेजेंटेशन, अंडरस्टैंडिंग लिखा है मैंने, ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज इज नॉट रेमेडी फॉर द रॉन्ग ट्रीटमेंट। लेकिन डिस्क्लोजर करने का मतलब ये नहीं कि हम लोग ट्रीटमेंट ही गलत करते, वो तो दूसरा पॉइंट था, जो भी हो। तो ये इस पॉइंट पे हम लोगों ने आंसर दिया, ठीक है, कि ट्रू होना चाहिए या फॉल्स होना चाहिए, ठीक है। तो ये हम लोग का थर्ड नंबर हो गया। फोर्थ नंबर देखो क्या बोल रहा है, एनी चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी, फिर चेंज वाला कंसेप्ट आ गया। अगर हम लोग कोई भी चेंज करते हैं अकाउंटिंग पॉलिसी में, विच हैज ए मेटेरियल इफेक्ट शुड बी डिस्क्लोज, जिसका एक इंपॉर्टेंट इफेक्ट आ सकता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, वो हमें डिस्क्लोज करना चाहिए। वेयर द अमाउंट बाय विच any item in the financial statement is affected by such change is not ascertainable। लेकिन हम लोग वो अमाउंट आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं उस चेंज के वजह से कि कितने अमाउंट में फाइनेंशियल स्टेटमेंट इफेक्ट होने वाला है, वो हम लोग एसर्टेन यानी कैलकुलेट नहीं कर पा रहे, ना तो होली पूरा पूरी भी नहीं कर पा रहे, ना तो पार्टली, ना थोड़ा बहुत भी कर पा रहे, ना तो आधा अधूरा कैलकुलेट कर पा रहे, ना तो पूरा कैलकुलेट कर पा रहे। द फैक्ट नीड नॉट बी इंडिकेटेड, तब हमें इस बात को और इंडिकेट, तो फैक्ट को भी हमें इंडिकेट करने का जरूरत नहीं है। क्या ये सही बोला है? क्या हम क्वेश्चन बोल पाए? फॉल्स, ठीक है, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। हम लोग को क्या करना है, फैक्ट तो डिस्क्लोज करना ही है। अगर अमाउंट नहीं कैलकुलेट कर पा रहे हो मत करो, ठीक है, मतलब नहीं हो रहा है तो क्या करोगे? अगर अमाउंट नहीं कैलकुलेट कर पा रहे हो तो उसके लिए हमें छूट दिया गया है कि ठीक है फैक्ट तो बता दो। तो ये लोग बोल रहे हैं फैक्ट भी नहीं डिस्क्लोज करेंगे, तो यही देखो बोल रहा है एनी चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसीज व्हिच हैज ए मटेरियल इफेक्ट इन द करंट पीरियड और व्हिच इज रीजनेबली एक्सपेक्टेड टू हैव ए मटेरियल इफेक्ट इन द लेटर पीरियड शुड बी डिस्क्लोज्ड, ठीक है। तो जो भी चेंजेस होगा उससे करंट पीरियड में जो इफेक्ट आएगा वो भी हमें डिस्क्लोज करना है, अगर फ्यूचर पीरियड में कोई इम्पैक्ट आएगा वो भी हमें डिस्क्लोज करना है, ठीक है। Where such amount is not ascertainable, अगर हम लोग इस अमाउंट को ascertain नहीं कर पाते wholly और in part, the fact should be disclosed। कम से कम फैक्ट तो डिस्क्लोज करना पड़ेगा। ये लोग तो बोल रहे हैं हम लोग फैक्ट को भी डिस्क्लोज नहीं करेंगे, तो ये तो गलत हो गया, ठीक है। तो इसीलिए ये आंसर हम लोग का फॉल्स होगा। अच्छा, तो ये 6th नंबर का हम लोग का सारा ट्रू फॉल्स मैंने कंप्लीट किया। अच्छा, ये वाला देखो 7th नंबर में एक क्वेश्चन दिया है, ठीक है। देखो क्या बोल रहा है, give examples of areas where accounting policies adopted could be different for different enterprises. Would there be any adverse impact due to the adoption of different policies, and if yes, how does accounting standard 1 seek to address such issues? हम समझाते हैं क्या बोला है क्वेश्चन। बोल रहा है कि हमें वो सारे एग्जाम्पल्स देने हैं उस सेक्टर में जब वेयर अकाउंटिंग पॉलिसीज एडॉप्टेड कुड बी डिफरेंट फॉर डिफरेंट एंटरप्राइज, अलग अलग एंटरप्राइज जो है अलग अलग अकाउंटिंग पॉलिसीज को एडॉप्ट कर सकती है, वो कौन कौन से इंडस्ट्री में कर सकती है ये हमें बताना है, ठीक है, कि कहाँ कहाँ कर सकती है। फिर उसके बाद बोल रहा है वुड देयर बी एनी एडवर्स इम्पैक्ट, मतलब देखो क्या बोल रहा है, डिफरेंट एंटरप्राइज है मतलब अलग अलग बिजनेस एंटिटी है, ठीक है। एक है ए लिमिटेड, एक है बी लिमिटेड, ठीक है, एक है सी लिमिटेड, एक है डी लिमिटेड, ऐसे करके अलग अलग एंटरप्राइज है, ठीक है। और ये सब क्या कर रहे हैं, अलग अकाउंटिंग पॉलिसीज एडॉप्ट कर रहे हैं। अब बोल रहा है वुड देयर बी एनी एडवर्स इम्पैक्ट, क्या इससे कोई एडवर्स मतलब खराब इम्पैक्ट आएगा ड्यू टू द एडॉप्शन ऑफ डिफरेंट पॉलिसीज, अगर ये लोग अलग अलग पॉलिसीज को ले रहे हैं अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट को रेडी करने के लिए। एंड इफ यस, अगर हाँ है हमारा आंसर, हाउ डज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 सीक टू एड्रेस सच इश्यूज, तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 इस तरीके के इश्यूज को कैसे जो है मैनेज करेगी, ठीक है। तो देखो जैसे अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने क्वेश्चन देखा था कि सभी ने अलग अलग अकाउंटिंग पॉलिसीज चेक किया, तो ये देखो कौन सा आंसर है पता है,
ये देखो सबसे पहला वाला जो हम लोग का एमसीक्यू था कि अगर जो है कि कंपनियां अलग अलग जो है अकाउंटिंग पॉलिसीज एडॉप्ट करती है तो हमें सबसे प्रॉब्लम क्या होगा, ये वाला, ये देखो कंपेयर करने में प्रॉब्लम होगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो गलत होता है, क्योंकि कोई चाहे तो एसएलएम यूज करे, कोई देखो कोई चाहे तो अपने इन्वेंट्री को फीफो में भी जो है वैल्यू कर सकता है, ठीक है। कोई अगर चाहे तो अपने इन्वेंट्री को वेटेड एवरेज में भी कर सकता है। तो जब अलग अलग फॉलो होगा तो कंपेयर करने में प्रॉब्लम होगा, लेकिन उसमें रेलिवेंसी या रिलायबिलिटी या फेथफुलनेस या फेथफुल प्रेजेंटेशन में कोई इंपैक्ट नहीं आता है, ठीक है। सिर्फ कंपेयर करने में प्रॉब्लम होता है। तो हमें यही पूछ रहा है कि क्या अलग अलग अकाउंटिंग पॉलिसीज एडॉप्ट कर सकते हैं। हाँ कर सकते हैं, बहुत सारे केसेस में ऐसा होगा, जैसे कि जिसमें बहुत सारा अलग अलग मेथड्स का ऑप्शन हमारे पास आ जाता है कि हमारे पास इन्वेंट्री को वैल्यू करने का अलग अलग ऑप्शन है। जैसे कि देखो ना, यहाँ पर जब हम लोग स्टार्टिंग में किए थे, हम लोगों को ये देखो, हम लोग के पास देखो इतने सारे ऑप्शंस हैं, इससे भी और भी होता है, ठीक है, और भी अलग अलग मेथड होता है। तो हम लोग अपने इन्वेंट्री को ये सब में से किसी भी एक में कर सकते हैं। ऐसा तो हमें ये वन ही बोल रहा है तो सभी इंडस्ट्री एक ही जैसा फीफो ही करेगा ऐसा तो जरूरी नहीं है। वो अपने कंफर्टनेस के अकॉर्डिंग करेगा। सभी एसएलएम यूज करेंगे ऐसा जरूरी नहीं है, जो उन्हें ठीक लगता है वो यूज करेगा, इतना छूट तो उन्हें दिया गया है, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम ये हो जाएगा कि अगर सेम इंडस्ट्री अलग अलग मेथड यूज करती है तो कंपेयर करने में प्रॉब्लम होगा। तो हम लोग को आंसर क्या देना है, तो देखो कैसे आंसर यहाँ पर डिस्क्राइब किया है, उस पॉइंट को समझो। तो यहाँ पर पहले तो क्वेश्चन क्या था, गिव एग्जांपल्स, हमें एग्जांपल्स देना है ऐसे सेक्टर में जहां पर अकाउंटिंग पॉलिसीज जो अडॉप्ट किया जा रहा है वो डिफरेंट एंटरप्राइज डिफरेंट डिफरेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज को अडॉप्ट कर रहा है। तो उसके लिए देखो क्या बोला है, यहाँ से यहाँ तक, देयर आर वेरियस एरियाज वेयर डिफरेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज कुड बी अडॉप्टेड बाय डिफरेंट एंटिटीज विद इन द सेम इंडस्ट्री। सेम इंडस्ट्री में अलग अलग एंटिटी, जैसे मैंने बोला सीमेंट इंडस्ट्री में ए था, बी था, सी था, डी था, तो ये सब क्या है, सेम इंडस्ट्री में अलग अलग एंटिटीज है, मतलब अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन है, ये लोग डिफरेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज ले सकते हैं, ऐसा सिचुएशन हो सकता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे हम लोगों ने देखा कि एबीसीडी लिमिटेड सेम काम ही करती है, लेकिन किसी ने एसएलएम फॉलो किया, किसी ने डब्ल्यूटीबी, किसी ने मशीन आवर मेथड फॉलो किया, कर सकता है, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल में दिया है, एन एंटिटी में चूज टू वैल्यू इट्स इन्वेंटरी यूजिंग FIFO मेथड whereas another entity may choose to value the same using weighted average method। मतलब सीमेंट इंडस्ट्री है तो इनके पास भी जो रॉ मटेरियल्स है सीमेंट रेडी करने के लिए, बाकी लोग जैसे मान लो ए लिमिटेड के पास भी सीमेंट रेडी करने के लिए जो भी रॉ मटेरियल्स है, बी लिमिटेड के पास भी सीमेंट रेडी करने के लिए सेम रॉ मटेरियल ही होगा, ठीक है, क्योंकि सेम काम करते हैं ये लोग। अब रॉ मटेरियल का जो स्टॉक है उसको जब वैल्यू किया जाएगा, इन्होंने फॉलो किया फीफो और इन्होंने फॉलो किया वेटेड एवरेज, ये कर सकते हैं क्योंकि इतना जो है छूट हमें AS1 दे रखा है कि हमें अपने मन से मेथड्स को चूज करने का जो है मतलब राइट्स है, ठीक है, हमें अपने तरफ से मेथड्स चूज करने का राइट्स है। हाँ लेकिन हमें रूल्स जो है फॉलो करना पड़ेगा, जैसे डेप्रिसिएशन ही लगाना पड़ेगा, इनको जब वैल्यू करना है तो इन्हें भी फीफो से क्या करना है, क्या वैल्यू करना है, स्टॉक को ही वैल्यू करना है, कुछ और चीजों को नहीं। वेटेड एवरेज स्टॉक को ही वैल्यू करना है, लेकिन ये फीफो फॉलो करना है, ये वेटेड एवरेज फॉलो करना है, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पर वही बोला है कि हाँ ऐसा एरिया या ऐसा सिचुएशन हो सकता है जहां पर सेम इंडस्ट्री में अलग अलग एंटिटी जो है अलग अकाउंटिंग पॉलिसीज को एडॉप्ट कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे ये भी दे दिया है, तो लिखने का तरीका देखो कैसे लिखने से दूसरे को समझ में आएगा कि तुम लोग क्या आंसर दे रहे हो। तो उसके साथ देखो ये एग्जाम्पल भी ऐड किया है, एंटिटी में चूज टू वैल्यू इट्स इन्वेंटरीज यूजिंग FIFO मेथड whereas another entity may choose to value the same using weighted average method। तुम लोग इसकी जगह डेप्रिसिएशन का भी एग्जांपल दे सकते हो, इन्होंने इन्वेंट्री का दिया, ठीक है। फिर उसके बाद हमें पॉइंट क्या दिया था क्वेश्चन में कि ऐसे करने में प्रॉब्लम क्या है, अगर ऐसे करते हैं तो क्या क्या इश्यूज हमें फेस करना पड़ता है, या फिर एएस नहीं ऐसा नहीं बोला था, बोला था कि AS1 इसके बारे में हमें क्या समझाता है, मतलब AS1 इसके बारे में हमें क्या बोल रखा है, बोल रहा है would there be any advice impact due to adoption of different policies and if yes how does AS1 seek to address such issues। तो इस इश्यूज को AS1 कैसे देखता है ये हमें बताना है। तो देखो क्या बोल रहा है,
यहाँ पर बोल रहा है while an entity is free to choose its accounting policies as long as in the financial statement reflect a true and fair view of the state of affairs of the enterprise as the balance sheet date and of the profit or loss for the period ended, the applications of different accounting policies by different entities affect the comparability of the financial statement of such different entities by stakeholder, analyst, investor, etc. हम पहले इतना समझाते हैं, देखो क्या हो रहा है। वाइल एन एंटिटी, अगर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन को ये मतलब फ्री कर दिया गया इस बात पे, इज फ्री कि वो फ्री है क्या करने के लिए, चूज करने के लिए कौन सा पॉलिसी उन्हें लेना है, इस बात का उन्हें पूरा राइट्स दिया गया है कि आपको इनमें से जो भी पसंद है वो आप चूज कर सकते हो, ठीक है। एज लॉन्ग एज इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिफ्लेक्ट ए ट्रू एंड फेयर व्यू, अगर इससे आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड, अगर आप फीफो कर रहे हो करो, लेकिन इस तरीके से आपको अपना मेथड्स को अप्लाई करना है कि आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू फेयर व्यू दिखाए। आपको मशीन आवर मेथड यूज करना है, करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर व्यू दिखना चाहिए। तो यहाँ वही बोला है कि while an entity is free to choose an accounting policy, वो तब तक फ्री है कोई एंटिटी अपने आप अपने अकाउंटिंग पॉलिसीज को चूज करने के लिए, जब तक उस पॉलिसी को यूज करके उनका फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो ट्रू एंड फेयर व्यू रिफ्लेक्ट कर रहा है। ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ द स्टेट ऑफ अफेयर्स, अब किस चीज का ट्रू एंड फेयर व्यू कैसे बनेगा, मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट में तो हम लोग का ट्रेडिंग, पीएल, बैलेंस शीट सारे चीज आ जाते हैं ना, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हम लोग का ट्रेडिंग, पीएल, बैलेंस शीट सारा चीज आ जाता है, और इसके अलावा कैश फ्लो, फंड फ्लो ये भी आ जाता है। तो यहाँ पर बोल रहा है ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ द स्टेट ऑफ अफेयर्स। अफेयर्स का मतलब होता है इंसिडेंट, ठीक है, जो भी इंसिडेंट हो रहा है उसके अकॉर्डिंग, जैसे मान लो हम लोग रॉ मटेरियल खरीद रहे हैं, फिर उसका वैल्यूएशन कर रहे हैं, तो जो भी अफेयर्स हो रहा है उसके बाद हम लोग जो भी पॉलिसीज अडॉप्ट कर रहे हैं वो हमें ट्रू एंड फेयर व्यू जो है दिखाना चाहिए, ठीक है। फिर यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ द एंटरप्राइज एज एट द बैलेंस शीट डेट, ठीक है, एज एट द बैलेंस शीट डेट मतलब जिस दिन बैलेंस शीट बनेगा उस दिन हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो ट्रू एंड फेयर व्यू दिखाना चाहिए, ये बोल रहा है, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, एंड ऑफ द प्रॉफिट और लॉस फॉर द पीरियड एंडेड, और प्रॉफिट एंड लॉस भी हमारा सही सही दिखना चाहिए पीरियड एंड में, मतलब एक साल का हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनता है तो उसी चीज को बोला है। फिर से देख लो, व्हाइल एन एंटिटी इज फ्री टू चूज एन अकाउंटिंग पॉलिसी एज लॉन्ग एज इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिफ्लेक्ट ए ट्रू एंड फेयर व्यू of the state of affairs of the enterprise as at the balance sheet date, बैलेंस शीट डेट पे सारे स्टेट ऑफ अफेयर्स हमारा सही ट्रू एंड फेयर व्यू दिखाना चाहिए, तब तक वो फ्री है अपने हिसाब से अकाउंटिंग पॉलिसीज को चूज करने के लिए। एंड ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ द पीरियड एंडेड, पीरियड एंड में जो पीएल दिख रहा है वो भी उनका ट्रू एंड फेयर व्यू दिखना चाहिए। द एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज, ठीक है, द एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज बाय डिफरेंट एंटिटीज अफेक्ट्स द कंपैरेटिबिलिटी। अगर देखो डिफरेंट इंडस्ट्री जो है, सॉरी डिफरेंट एंटिटी सेम इंडस्ट्री में अगर अलग अलग अकाउंटिंग पॉलिसीज एडॉप्ट करती है तो इफेक्ट होता है हमारा कंपेयर करने का प्रोसेस, कंपैरेटिबिलिटी। फाइनेंशियल स्टेटमेंट को हम लोग इजीली कंपेयर नहीं कर पाते हैं ऑफ सच डिफरेंट एंटिटीज। किसको प्रॉब्लम होता है, स्टेक होल्डर को, यानी शेयर होल्डर को, वो कंपेयर नहीं कर पाता है कि कौन सी कंपनी का शेयर खरीदे। एनालिस्ट जो होते हैं, जो रिपोर्ट जनरेट करते हैं, उनके लिए भी एनालिसिस करना थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है, और इन्वेस्टर को जो बिजनेस में किसी और के बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं उनको भी प्रॉब्लम होता है। तो वैसे तो AS1 इनको जो है राइट्स दे रखा है कि आप लोग चाहो तो अपने हिसाब से अलग अलग मेथड्स को यूज कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पर है, प्रॉब्लम ये हो जाएगा, आप लोग यूज करो जब तक आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू फेयर व्यू दे रहा है, आपका स्टेट ऑफ अफेयर्स जो भी है बैलेंस शीट में सही सही दिख रहा है, आपका पीएल सही बना हुआ है, आप फ्री हो अपने हिसाब से अकाउंटिंग पॉलिसी चूज करने के लिए। लेकिन इससे एक प्रॉब्लम होता है स्टेक होल्डर को, एनालिस्ट को, इन्वेस्टर को, या फिर इस तरीके के लोगों को जिनको उस फाइनेंशियल स्टेटमेंट को कंपेयर करना होता है, उनके लिए ये प्रॉब्लम हो जाता है, ठीक है। फिर क्या बोला है, टू मिटिगेट द लॉस ऑफ कंपैरेटिबिलिटी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी रिक्वायर्स डिस्क्लोजर ऑफ सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसी एज ए पार्ट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो रेमेडी क्या है, रेमेडी क्या है, रेमेडी ये है कि आप लोग जो भी फॉलो कर रहे हो अकाउंटिंग पॉलिसी उसको डिस्क्लोज करो। मतलब आप अगर SLM यूज कर रहे हो बताओ, आप WTV यूज कर रहे हो बताओ, जो भी यूज कर रहा है बताओ, तो कम से कम अगर हमें पता चल जाएगा
कि कौन सा मेथड किसने यूज किया है, तो हम लोगों के लिए कंपेयर करना आसान हो जाएगा। ठीक है, तो थोड़ा तो देखो प्रॉब्लमेटिक है, अगर सभी एसएलएम करते हैं तो बहुत ही आसानी से कंपेयर हो जाता है, नहीं कर रहे कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम ये तो बता दो कि कौन सा अकाउंटिंग पॉलिसी डिस्क्लोज कर रहे हो। इसीलिए AS1 में बोला गया है डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी रिक्वायर्स। ठीक है, जितने भी सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज है जो कि हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पार्ट है, वो सारी चीज हमें डिस्क्लोज करना पड़ेगा, ताकि हम लोग कंपेरेटिबिलिटी का जो लॉस है उसे कम से कम थोड़ा कम कर पाए। दिस वुड हेल्प यूजर्स ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट टू अंडरस्टैंड द पॉलिसीज फॉलोड बाय द डिफरेंट एंटिटीज। तो इससे क्या होगा, यूजर्स को हेल्प हो जाएगा। यूजर्स कौन है, स्टेक होल्डर, एनालिस्ट, इन्वेस्टर या फिर ऐसे लोग, ठीक है, जो कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट का यूज करेंगे, उनके लिए हेल्प हो जाएगा, ताकि वो यूज कर पाए फाइनेंशियल स्टेटमेंट को टू अंडरस्टैंड द पॉलिसी फॉलोड बाय डिफरेंट एंटिटीज। अलग अलग एंटिटीज सेम इंडस्ट्री में जो भी मतलब अकाउंटिंग पॉलिसीज को एडॉप्ट करके अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बनाया है, उसको कंपेयर कर पाए, पर्टिकुलरली इफ दे बिलोंग टू द सेम इंडस्ट्री। बेसिकली जब वो सेम इंडस्ट्री में, अगर कोई अलग अलग इंडस्ट्री में है तो कंपेयर क्यों करे, ठीक है, तब तो कंपेयर करने का कोई मतलब ही नहीं है। जैसे मैंने अगर टेस्ट लिया तुम लोग का अकाउंट्स का और कॉस्ट का, ठीक है, अब किसी को मान लो मैंने 20 मार्क्स का लिया, ठीक है, तो किसी को 20 में 15 मिला और इसमें मान लो मिला 20 में 10, तो ये कंपेरेबल नहीं है। हम नहीं बोल सकते अकाउंट्स अच्छा किया कॉस्ट खराब किया, वो अलग बात है, अकाउंट्स अच्छा किया कॉस्ट खराब, लेकिन कंपेरेबल तो नहीं है कि कितना अच्छा किया। अगर हम कॉस्ट का ही 2-3 टेस्ट लेंगे या अकाउंट्स का तो कंपेरेबल होगा। ठीक है, तो अकाउंट्स के परफॉर्मेंस के साथ कॉस्ट का परफॉर्मेंस मतलब तो अलग टॉपिक हो गया। ठीक है, अब अगर मुझे क्लास में सभी का अकाउंट्स परफॉर्मेंस देखना है तो सभी के अकाउंट्स के साथ मुझे जो है कंपेयर करना पड़ेगा। ठीक है, अब सभी को अगर एक जैसा क्वेश्चन देंगे तो मेरे लिए कंपेयर करना आसान होगा, किसने अच्छा लिखा है, लेकिन अगर हम सबको अलग अलग क्वेश्चन दे देंगे तो मेरे लिए कंपेयर करना मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, वैसे ही यहाँ पर हो रहा है। अब बोल रहा है पर्टिकुलरली इफ दे बिलोंग टू द सेम इंडस्ट्री, अगर सेम इंडस्ट्री में है तो अगर अलग अलग हम जो है अकाउंटिंग पॉलिसीज चेक कर रहे हैं तो AS1 ने रेमेडी ये दिया है कि डिस्क्लोज करो कि क्या पॉलिसी फॉलो किए हो, and make a correct analysis of each entity resulting is more informed decision making। और क्या होगा इससे, अगर अकाउंटिंग पॉलिसीज को डिस्क्लोज कर दिया जाएगा, जो कि करना ही पड़ेगा, एएस तो फॉलो करना ही है, ठीक है, तो क्या होगा, हम लोग क्या कर पाएंगे, पर्टिकुलरली यहाँ पर क्या बोला है, टू अंडरस्टैंड द पॉलिसीज फॉलोड बाय द डिफरेंट एंटिटीज पर्टिकुलरली इफ दे बिलोंग टू द सेम इंडस्ट्री एंड मेक ए करेक्ट एनालिसिस, और करेक्ट एनालिसिस कर पाएंगे हर एक एंटिटी का, रिजल्टिंग इन मोर इन्फॉर्म्ड डिसीजन मेकिंग। इससे क्या होगा, जो रिजल्ट निकल के आएगा उससे डिसीजन मेकिंग जो है वो आसान हो जाएगा, मतलब इन्वेस्टर, स्टेक होल्डर, ये जो भी डिसीजन लेना चाहते हैं वो आसानी से ले पाएंगे। अदरवाइज उनके लिए डिसीजन ले पाना मुश्किल हो जाएगा कि उनको कौन से कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए या कौन सा शेयर होल्ड करना चाहिए या एनालिसिस रिपोर्ट क्या होगा। ठीक है, तो वो यूजर फ्रेंडली बनेगा, जो कि अगर हम लोग डिस्क्लोज नहीं करेंगे तो यूजर फ्रेंडली नहीं बनेगा। ठीक है, तो ये तुम लोग को अपने हिसाब से लिखना है, मैंने पहले भी बोला है जैसा लैंग्वेज है एज इट इज लिखना पड़ेगा, ऐसा बात नहीं है, तुम लोग अपने हिसाब से लिख सकते हो, लेकिन तुम लोग को पूरा समरी याद रखना पड़ेगा कि क्या बोल रहा है, और क्वेश्चन को बहुत अच्छे से पढ़ के समझना पड़ेगा। ये कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस उस तरीके से नहीं है, प्रैक्टिकली है चीज, लेकिन यहाँ पर कुछ अमाउंट डेटा नहीं होता है कि देख लिया, लिख लिया, डेबिट कर दिया, क्रेडिट कर दिया, ऐसा चीज नहीं है। ठीक है, तो समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, और यहाँ पर एक क्वेश्चन जो है इलास्ट्रेशन 3, इसका सोल्यूशन आ गया, क्वेश्चन जो है हट गया, हम क्वेश्चन जो है देते हैं, रुको क्वेश्चन एक सेकंड, हम यहाँ पर क्वेश्चन मैंने ले लिया है, उसमें ऐड कर देंगे। ठीक है, PDF में ऐड कर देंगे, स्किप हो गया है। एक सेकंड देखते हैं, अरे ये यही वाला आ गया, रुको एक सेकंड, मैंने तो अभी अभी सेंड किया, एक मिनट रुको, वही वाला लास्ट क्वेश्चन है।
अच्छा ये एक मिनट, एक मिनट रुको, इसका वैसे ओपन नहीं होगा, सिर्फ व्हाट्सएप में ही रह जा रहा है। एक मिनट अभी रेडी करते हैं। हो गया। ठीक है, देखो क्या बोला है इस क्वेश्चन में। यहाँ पर क्वेश्चन है, आंसर हम लोग का इसमें है। ठीक है, पहले क्वेश्चन बताते हैं। देखो क्या बोल रहा है, XYZ कंपनीज एंगेज्ड इन बिजनेस ऑफ फाइनेंशियल सर्विस। ठीक है, XYZ जो कंपनी है वो फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइड करती है एंड इज अंडरगोइंग टाइट लिक्विडिटी पोजीशन। अंडरगोइंग टाइट लिक्विडिटी पोजीशन का मतलब है कि इनके पास कैश क्रंच है। ठीक है, मतलब लिक्विड का मतलब क्या है, एक होता है कि मेरे पास बहुत एसेट है, मेरे पास लैंड है, बिल्डिंग है, गाड़ी है। ठीक है, क्या बोले उसे, और क्या हो सकता है, लैंड, बिल्डिंग, गाड़ी है, ये सब चीज है, लेकिन मेरे पास कैश नहीं है। ठीक है, एक होता है कैश जनरेट ज्यादा होता है, तो बोल रहा है कि इनके पास कैश नहीं है, लिक्विडिटी पोजीशन नहीं है। लिक्विडिटी पोजीशन का मतलब कैश ज्यादा होना, इसे लिक्विड इसीलिए बोला जाता है क्योंकि कैश से हम लोग चाहे तो कुछ भी परचेज कर सकते हैं। सिंस मोस्ट ऑफ द एसेट ऑफ द कंपनी आर ब्लॉक्ड इन वेरियस क्लेम्स पिटिशंस इन ए स्पेशल कोर्ट। ठीक है, और इनका और एक इश्यूज भी चल रहा है इस XYZ कंपनी का। हाथ में पैसा तो है ही नहीं, साथ ही साथ इनके जितने भी एसेट है कंपनी के सारे ब्लॉक हो गए हैं। ब्लॉक का मतलब ये अपने हिसाब से यूज नहीं कर सकते। ऐसा क्यों, क्योंकि अलग अलग क्लेम्स और पिटिशन जो है वो कोर्ट में चल रहा है। इस वजह से मतलब क्या हुआ है, इन्होंने क्या किया है, इन्होंने शायद ये सब एसेट को मतलब गिरवी रखा होगा, मतलब जिसको बोलते हैं मॉर्टगेज रख दिया होगा। ठीक है, और कोर्ट में अलग अलग जो है इनके ऊपर केस चल रहा है, तो कोर्ट ने क्या किया, इनके एसेट वगैरह को ब्लॉक कर दिया। बोला है आप लोग अपनी मर्जी से ये एसेट वगैरह बेच नहीं सकते हो, मतलब इनके तो पैसे का जरूरत है ना, ये चाहे तो बेच दे, तो बोल रहा है नहीं बेच सकते हो। कोर्ट ने ब्लॉक कर दिया, ब्लॉक इन वेरियस क्लेम्स एंड पिटिशन। क्लेम्स की वजह से भी कर दिया है, मतलब उस एसेट पे किसी का क्लेम है, मतलब मान लो हो सकता है कि इन्होंने किसी से लोन लिया था जिसमें इन्होंने अपने एसेट को मॉर्टगेज रखा था। ठीक है, अब मॉर्टगेज रखा था तो तब तक जब तक ये लोन रीपे नहीं करेंगे तब तक वो एसेट को बेच नहीं सकते। आज अगर मेरे पास एक वैकेंट लैंड है जिसको दिखा के मैंने बैंक से लोन ले लिया, ठीक है, अब इसका मतलब ये नहीं कि बैंक जो है उस वैकेंट लैंड पे कुछ भी कर पाएगा, ऐसा नहीं होता है। मॉर्टगेज रखने का मतलब ये है कि मेरा पोजीशन अब सिर्फ मेरा नहीं रहा। ठीक है, मैंने लैंड को मॉर्टगेज रख दिया, अब बैंक अगर हम पैसा नहीं दे पाते तो बैंक के पास ये राइट्स है कि वो मेरे लैंड को बेच के अपना रिकवरी कर लेगी। यानी जब तक हम अपना क्लेम्स को पूरा पूरी मतलब पे ऑफ नहीं कर देते हैं तब तक उस लैंड को हम अपने हिसाब से बेच नहीं सकते। यूज कर सकते बट बेच नहीं सकते, सेल नहीं कर सकते। तो बोल रहा है इनका एसेट्स भी ब्लॉक्ड है। ठीक है, अलग अलग क्लेम्स के वजह से, यानी लोन वोन लिया होगा जो मैंने बोला, और पिटिशंस के वजह से इन स्पेशल कोर्ट, कोर्ट में केस चल रहा है, इस वजह से भी कोर्ट ने इनका एसेट ब्लॉक कर दिया। यहां से यहां तक यही बता रहा है। XYZ हैज एक्सेप्टेड इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट। इन्होंने क्या किया है,
इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट एक्सेप्ट किया है। इसका मतलब क्या होता है? इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट का मतलब है कि जो ऐसी कंपनियां जो दूसरे कंपनी को उधार देती है, ठीक है, मतलब उनको पैसा उधार देती है, इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट्स से जो है कैश मतलब पैसा एक्सेप्ट किया है, एंड इट इज मेकिंग इट्स बेस्ट एफर्ट टू सेटल द ड्यूज। और ये लोग कोशिश कर रहे हैं कि इनका मार्केट में जो भी ड्यूज है वो सेटल कर ले, ठीक है। There were claims at varied rates of interest, ठीक है। तो इन्होंने अलग अलग इंटरेस्ट रेट पे लोन ले लिया है। किससे लिया है? ये देखो बोल रहा है ना, इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट से इन्होंने क्या किया है, अलग अलग रेट पे, रेट ऑफ इंटरेस्ट पे पैसा ले लिया है। पैसा क्यों लिया है? क्योंकि ये लोग चाहते हैं कि इनका मार्केट में जो ड्यूज है, पहले से ही ड्यूज है, उस ड्यूज को पे करने के लिए और भी उन्होंने लोन ले लिया, ठीक है, ताकि वो अच्छे से जितने भी ड्यूज है वो सेट ऑफ कर पाए। तो क्लेम्स कैसे लिया है? अलग अलग इंटरेस्ट रेट पे फ्रॉम लेंडर्स, लेंडर्स यानी जिन्होंने उधार दिया है, फ्रॉम द ड्यू डेट ऑफ आईसीडीज टू द डेट ऑफ रीपेमेंट, ठीक है। अब इन्होंने क्या किया है, लेंडर लोगों से अलग अलग रेट पे इंटरेस्ट ले लिया, और इंटरेस्ट क्या है? फ्रॉम द ड्यू डेट ऑफ द आईसीडीज टू द डेट ऑफ रीपेमेंट। इंटरेस्ट कब देना है? इंटरेस्ट कैसे देना है? जैसे मान लो जो भी लोन लिया है उसका इंटरेस्ट डेट अगर आज है 27 ऑफ जनवरी, ठीक है, तो ड्यू डेट आज देना है। अगर आज नहीं दे पाते हो तो एक रीपेमेंट डेट भी रखा जाएगा। मतलब देखो हम समझाते हैं, अगर घर पे सबका इलेक्ट्रिसिटी बिल आता ही होगा, अगर तुम लोग ध्यान से देखोगे इलेक्ट्रिसिटी डेट बिल पे ना एक ड्यू डेट होता है, एक होता है रीपेमेंट डेट। ड्यू डेट पे अगर पे कर दोगे तो ठीक है, नहीं पे कर पाते हो तो कुछ दिन ग्रेस देके मतलब क्या होता है, जैसे ड्यू डेट पे पेमेंट नहीं किए, ठीक है, उसके बाद क्या होगा, चाहो तो इस मंथ का इलेक्ट्रिसिटी बिल नेक्स्ट मंथ के साथ भी दिया जा सकता है, लेकिन उसमें कुछ इंटरेस्ट यानी एक्स्ट्रा अमाउंट हमें पे करके देना पड़ेगा। तो हम लोग बोलेंगे कि रीपेमेंट डेट वो हो गया। ड्यू डेट मतलब जिस टाइम पे देना है उस टाइम पे देना। अगर ड्यू डेट पे नहीं दे पाते हैं तो हमें एक ऑप्शन दिया जाता है कि आप इस डेट पे दे दो, यानी रीपेमेंट डेट। तो वही बोला है, देखो फ्रॉम लेंडर्स फ्रॉम द ड्यू डेट ऑफ आईसीडीज टू द डेट ऑफ रीपेमेंट। तो क्या बोला है, फिर से यहां से देख लो एक बार। ये एक कंपनी है XYZ जो कि फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइड करती थी, लेकिन इनका लिक्विडिटी पोजीशन बहुत खराब हो चुका है और इनके एसेट्स वगैरह भी ब्लॉक हो चुके हैं अलग अलग क्लेम्स और पिटीशन की वजह से स्पेशल कोर्ट में। XYZ ने क्या किया है, आईसीडी यानी जो लोगों को पैसा उधार देती है, इस तरीके के कंपनी से पैसा उधार ले लिया है और कोशिश कर रहे हैं कि जो भी ड्यूज है वो बहुत अच्छे से वो सेटल कर दे, ठीक है। और इन्होंने जो भी उधार लिया है इनका क्या क्लेम हो रहा है, मतलब लोग इनसे क्या क्लेम कर रहे हैं, देयर वेयर क्लेम, इनके ऊपर क्लेम है, अलग अलग रेट ऑफ इंटरेस्ट में इन्होंने लोन ले लिया है, ठीक है। और क्लेम कब पे करना है, ड्यू डेट जो है उसमें पे करना है, अगर नहीं कर पाते हो तो रीपेमेंट डेट पे पेमेंट करना पड़ेगा। द कंपनी हैज प्रोवाइडेड इंटरेस्ट एज पर द टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट टिल द ड्यू डेट। कंपनी ने यहां से यहां तक इंटरेस्ट प्रोवाइड किया है, प्रोवाइड का मतलब पे नहीं, रिकॉर्ड किया है कि मुझे इंटरेस्ट देना पड़ेगा यहां से यहां तक का, ठीक है, तो मुझे इंटरेस्ट देना पड़ेगा यहां तक का, वो कंपनी ने रिकॉर्ड कर लिया है till the due date, ठीक है। and a note for non provision of interest on the due date to the date of repayment was affected in the financial statement। और ड्यू डेट से लेकर रीपेमेंट डेट तक का जो इंटरेस्ट होगा उसका इन्होंने कोई भी प्रोविजन नहीं बनाया है। मतलब देखो घर पे इलेक्ट्रिसिटी बिल आया तो हम लोग कोशिश करेंगे ड्यू डेट पे ही पे कर देने का, अगर नहीं कर पाते हैं तो हम लोग नेक्स्ट मंथ में पे करेंगे जो नेक्स्ट मंथ का रीपेमेंट डेट होगा। जैसे कि होता है ना, अगर मान लो मैंने लोन लिया है बैंक से, मेरा ईएमआई होता है हर मंथ के 10 तारीख को, तो ईएमआई अगर हम कंटिन्यू नॉर्मल पे करते जाएंगे तो ठीक है। अगर मान लो किसी एक मंथ पे मैंने ईएमआई नहीं पे किया तो बैंक मुझे बोलेगा आपका ईएमआई पे नहीं हुआ, पहले ये बोलेगा। तो हम बोलेंगे मेरा इस मंथ में थोड़ा प्रॉब्लम है, हम नेक्स्ट मंथ में दोनों ईएमआई दे देंगे, तो बैंक बोलेगा ठीक है आपको हम लोग इतना सा जो है छूट दे सकते हैं। ऐसा नहीं है कि 8-10 बाकी है तो बैंक छोड़ देगा, ऐसा नहीं होता है, लेकिन अगर हम लोग रिक्वेस्ट करेंगे तो ऐसा होता है। तो बैंक बोलेगा ठीक है आप एक काम करो नेक्स्ट मंथ दोनों दे देना, लेकिन 100 रुपए ज्यादा देना, ठीक है। वैसे इलेक्ट्रिसिटी वाला भी देखोगे, अगर तुम लोग ड्यू डेट में नहीं पे कर पाते हो, ठीक है, लेट फाइन के साथ देना पड़ता है। जैसे तुम लोग कॉलेज में भी फॉर्म फिलअप करते हो, अगर इंस्टीट्यूट में भी फॉर्म फिलअप करोगे जब एग्जाम दोगे, तो ड्यू डेट के अंदर एक डेट दे देगा इंस्टीट्यूट की, इस तारीख से इस तारीख के अंदर फॉर्म फिलअप करना है, तो उसका पेमेंट अलग होता है। लेकिन अगर कोई उस टाइम के अंदर नहीं
फिलअप कर पाता है, उसके बाद भी कम जो है इंस्टीट्यूट ने डेट रख रखा है कि आप लास्ट डेट विथ लेट फाइन ये कर सकते हो। विथ लेट फाइन मतलब वही हो गया रीपेमेंट डेट, ठीक है। तो ड्यू डेट तक का जितना इंटरेस्ट है उन्होंने रिकॉर्ड किया है, प्रोवाइड किया है कि हाँ मुझे इतना इंटरेस्ट देना है। लेकिन अगर इंटरेस्ट ड्यू डेट पे नहीं दे पाते हैं तो रीपेमेंट डेट पे देने से कितना इंटरेस्ट होगा उसका प्रोविजंस तो करके रखना पड़ेगा, क्योंकि प्रूडेंस हमें क्या बताता है, प्रूडेंस हमें बताता है फ्यूचर का लॉस आज रिकॉर्ड कर लो। मतलब अगर हम लोग ड्यू डेट पे नहीं कर पाते हैं तो रीपेमेंट डेट पे अगर पे करेंगे तो हमें कितना एक्स्ट्रा देना पड़ेगा उसका प्रोविजंस हम लोग चाहे तो कर सकते हैं। यहाँ पर बोल रहा है इन्होंने नॉन प्रोविजंस किया है ऑफ इंटरेस्ट ऑन द ड्यू डेट टू द डेट ऑफ रीपेमेंट वाज अफेक्टेड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इन्होंने इस तरीके का कोई प्रोविजंस नहीं किया है। क्यों नहीं किया है, उसका रीजन क्या दिया है, on account of uncertainties existing regarding the determination of the amount। वो लोग क्या बोल रहे हैं कि हम लोगों ने ऐसा क्यों किया, हम लोगों ने इसीलिए किया क्योंकि हमें लगता है कि इस बात का कोई सर्टेनिटी नहीं है existing regarding the determination of the amount, कि हम लोग ये आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं कि कितना इंटरेस्ट का अमाउंट हमें देना पड़ेगा। and in the absence of any specific legal obligation at present as per the terms of the contract, the company considers that these claims are in the nature of claims against the company and not acknowledged as debt, and the same has been disclosed by way of a note in the accounts instead of making a provision in the statement of the profit and loss। समझाते हैं क्या बोला है, देखो यहाँ पर यही वाला पॉइंट मेन है, बाकी तो तुम लोग को समझ में आया ही होगा क्या दिया है। तो हम फिर से एक बार बता देते हैं। क्वेश्चन में बोला है XYZ एक कंपनी है जो कि फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइड करता है, जिसका लिक्विडिटी पोजीशन अच्छा नहीं है। लिक्विडिटी का मतलब मैंने समझाया। और इनके जितने भी फिक्स्ड एसेट है, क्या होता है कंपनी के पास पैसा नहीं होता अपना एसेट बेच सकता है, अब एसेट भी नहीं बेच पाएगा, एसेट ब्लॉक हो चुका है। तो इन्होंने ICD से जो है पैसा उधार लिया है अलग अलग रेट पे। अब उधार लिया है तो इंटरेस्ट देना पड़ेगा, लोन लिया है तो इंटरेस्ट देना पड़ेगा। अब इन्होंने क्या किया है, इंटरेस्ट को बुक किया है ड्यू डेट तक, और जिनसे इन्होंने उधार लिया है उन्होंने ड्यू डेट भी दिया है, और अगर नहीं दे पाते हो ड्यू डेट पे तो लेट मतलब इंटरेस्ट के साथ कब पे करोगे रीपेमेंट डेट भी बोल दिया है, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया है, इन्होंने अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में सिर्फ इंटरेस्ट ड्यू डेट तक का ही जो है रिकॉर्ड किया है, लेकिन अगर नहीं पे कर पाते हैं तो रीपेमेंट डेट तक का टोटल इंटरेस्ट कितना होगा उसके लिए इन्होंने कोई प्रोविजंस नहीं किया है। और उसका रीजन क्या दिया है, रीजन बोल रहा है कि उनको इस बात का सर्टेनिटी नहीं है कि कितना अमाउंट उनको रिकॉर्ड करना पड़ेगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है, हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितना, जिससे लोन लिए वो खुद ही बता देगा कि अगर आप लेट, जैसे इलेक्ट्रिसिटी बिल में लिखा हुआ रहता है कि अगर आप इस मंथ का नहीं देके 3 महीने का एक साथ देते हो, 4 महीने का या लेट देते हो तो आपको कितना एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, वो जब तुम लोग पेमेंट करने जाओगे वहां दिखा देगा ऑनलाइन में, या फिर फिजिकल जो कॉपी आता है वहां भी लिखा हुआ रहता है लेट फाइन कितना होगा। इंस्टीट्यूट भी फॉर्म फिलअप करते हो तो बता देता है विद लेट फाइन, तो लेट फाइन कितना होगा, ये सारी चीज वो डिक्लेयर करते हैं। तो ये वो लोग नहीं बोल सकते कि हमें नहीं पता कि कितना एक्स्ट्रा अमाउंट हमें देना पड़ेगा। और बोल रहा है हमारे पास, हमारे ऊपर ऐसा कोई लीगल मतलब कानूनन कोई ऑब्लिगेशंस भी नहीं है एट प्रेजेंट एज पर द टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से हमारे ऊपर ऐसा कोई लीगल ऑब्लिगेशंस नहीं है कि हम लोग प्रोविजंस बनाए। ये तो गलत बोल रहा है। क्यों लीगल ऑब्लिगेशंस नहीं है, हमें तो AS1 बोल रहा है प्रूडेंस नेचर में कि आप अपना फ्यूचर का लॉस आज ही रिकॉर्ड कर लो। The company considers that these claims are in the nature of claims against of the company not acknowledged as debt। बोल रहा है कि कंपनी ये कंसीडर कर रही है, ये जो क्लेम्स है इसका नेचर कैसे है, बोल रहा है क्लेम्स अगेंस्ट द कंपनी नॉट एक्नॉलेज्ड एज डेट। ये ऐसा क्लेम है जिसके बारे में कंपनी को कुछ पता ही नहीं है, ऐसा वो बोल रही है। एंड द सेम हैज बीन, मतलब वो बोल रही है ना कि हमें पता नहीं कि कितना अमाउंट होगा, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता है, कंपनी ये सब फालतू का रीजन नहीं दिखा सकती है। एंड द सेम हैज बीन डिस्क्लोज्ड बाय वे ऑफ नोट। तो बोल रहे हैं ये बोल रहे हैं कि हम लोग इसको नोट में दिखाएंगे। नोट मतलब एक नोट बना देंगे, फुट नोट इन द अकाउंट्स में, इंस्टेड ऑफ मेकिंग ए प्रोविजन। हम लोग प्रोविजन नहीं बनाएंगे PL में, हम लोग इसका फुट नोट बना देंगे। स्टेट वेदर द ट्रीटमेंट डन बाय द कंपनी इज करेक्ट और नॉट। क्या कंपनी ये सही बोल रही है कि गलत बोल रही है, ठीक है। तो कंपनी ये गलत बोल रही है। क्यों गलत बोल रही है, क्योंकि कंपनी ये नहीं बोल सकती है कि हम लोगों ने जो लोन लिया है हमें पता ही नहीं, उसका अगर हम लोग रीपेमेंट डेट पे देंगे
तो कितना देना पड़ेगा। तो ये कंपनी गलत बोल रही है, इनका ट्रीटमेंट गलत है, ठीक है। अब AS1 के अकॉर्डिंग हमें क्या आंसर देना पड़ेगा वो देखो, यहाँ पर क्या लिखा है, ये देखो इसका सोल्यूशन बोल रहा है एज पर AS1 डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज रिकॉग्नाइज प्रूडेंस। मैंने बोला ना, ये प्रूडेंस के अगेंस्ट में ये लोग जा रहे हैं। प्रूडेंस एज वन ऑफ द मेजर कंसिडरेशन गवर्निंग द सिलेक्शन एंड एप्लीकेशन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी। जब भी हम लोग कोई अकाउंटिंग पॉलिसी सिलेक्ट करेंगे, अप्लाई करेंगे, प्रूडेंस नेचर हमें फॉलो करना है, यानी फ्यूचर का लॉस आज रिकॉर्ड करना है। इन व्यू ऑफ अनसर्टेनिटी अटैच्ड टू फ्यूचर इवेंट्स प्रॉफिट्स आर नॉट एंटिसिपेटेड। बोल रहा है कि प्रॉफिट को हमें रिकॉग्नाइज नहीं करना है, फ्यूचर में कुछ भी इवेंट होगा इस बारे में, बट रिकॉग्नाइज्ड ओनली व्हेन रियलाइज्ड थ्रू दो नॉट नेसेसरीली इन कैश। अगर लेकिन यहाँ पर एक प्रोविजंस बोला है, बट रिकॉग्नाइज, लेकिन हम लोग प्रॉफिट को रिकॉग्नाइज कर सकते हैं ओनली व्हेन रियलाइज थ्रू नॉट नेसेसरीली इन कैश। लेकिन जब कैश में रियलाइज नहीं होगा तो रिकॉर्ड कर सकते, जरूरत नहीं इस पॉइंट का। तुम लोग यही बोलोगे कि फ्यूचर में जो प्रॉफिट्स है उसे हम लोग एंटिसिपेटेड बेसिस पे रिकॉर्ड नहीं करते हैं। प्रोविजन इज मेड फॉर ऑल नोन लाइबिलिटीज। प्रोविजंस जो हम लोग बनाते हैं, फ्यूचर में जो भी लाइबिलिटीज या लॉसेस होगा, इवन दो द अमाउंट कैन नॉट बी डिटरमाइन, अगर हमें पता भी नहीं है कि फ्यूचर में कितने अमाउंट का लॉसेस या लाइबिलिटीज हो सकता है, तो भी हमें रिकॉर्ड करना है। कौन बोलता है? प्रूडेंस बोलता है। विद सर्टेनिटी एंड रिप्रेजेंट ओनली ए बेस्ट एस्टिमेटेड इन द लाइट ऑफ अवेलेबल इंफॉर्मेशन। ठीक है, एक बेस्ट एस्टिमेशन करके तो हम लोग बता ही सकते हैं कि हमारा कितना लॉस हो सकता है। अगर नहीं पता अमाउंट कोई बात नहीं, जरूरी नहीं है कि पता हो, लेकिन एक एस्टिमेशन करके तो हम लोग उसका प्रोविजंस कर ही सकते हैं। जैसे तुम लोग को फ्यूचर में पढ़ाई का और कितना खर्चा होना है एग्जैक्ट तुम लोग को नहीं पता है, लेकिन तुम लोग अंदाजे से तो उस खर्चे को जो है आज से उसका लॉस जो है, उसका एक्सपेंसेस होगा, ऐसा सोच के तुम लोग जरूर रिकॉर्ड कर सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पर और मैंने ये एग्जांपल भी दिया था कि फ्यूचर में तुम लोग बहुत अच्छा अर्निंग करोगे, तुम लोग अच्छा अच्छा जो है प्रोफेशनल कोर्स कर रहे हो, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आज से ही फालतू का खर्चा करना स्टार्ट कर दिया कि हम लोग फ्यूचर में तो अच्छा ही कमा लेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं होता है। लेकिन हाँ, लॉस को रिकॉर्ड करो। अगर उसका वैल्यू एस्टिमेट नहीं कर पा रहे हो तो कम से कम जो भी इंफॉर्मेशन है उसका यूज करके एक अच्छा खासा जो है एस्टिमेशन तो तुम लोग रेडी कर ही सकते हो। ठीक है, ये चीज बोल रहा है कि एक एस्टिमेशन सभी दे सकता है, उससे कम ज्यादा तो हो सकता है, लेकिन एस्टिमेशन देना कोई बड़ा बात नहीं है, जो भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल होगा। ऑल्सो एज पर AS1 एक्रूअल इज वन ऑफ द फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशन। एक्रूअल बेसिस भी एक फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशन है, इररिस्पेक्टिव ऑफ द टर्म ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट में कुछ भी लिखा हुआ रहे, अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहे हो तो एक्रूअल बेसिस तो फॉलो कर ही रहे होंगे, वो तो फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशन है। अब एक्रूअल कैसे अप्लाई हो रहा है? सो लॉन्ग एज द प्रिंसिपल अमाउंट ऑफ लोन इज नॉट रीपेड, क्योंकि अभी तक प्रिंसिपल अमाउंट लोन का रीपे नहीं हुआ है। The lender cannot be replaced in a disadvantageous position for non-payment of interest in respect of overdue amount। ठीक है, तो अगर हम लोग अपना रीपेमेंट नहीं कर पा रहे हैं लोन का, ठीक है, तो उसके लिए क्या होगा, हमारा इंटरेस्ट और भी बढ़ जाएगा। अगर जिस टाइम में मुझे लोन का अमाउंट रीपे करना है, अगर हम नहीं कर पा रहे हैं, तो ओवरड्यू अमाउंट पे मेरा इंटरेस्ट और भी बढ़ जाएगा ना। ये देखो क्या बोला है कि सो लॉन्ग एज द प्रिंसिपल अमाउंट ऑफ लोन इज नॉट रीपेड। अच्छा, यहाँ पर मैंने थोड़ा सा जो है लैंग्वेज गलत कर लिया। यहाँ पर हमें बोला था कि ड्यू डेट में इंटरेस्ट देना है, टू द डेट ऑफ पेमेंट द कंपनी हैज प्रोवाइडेड इंटरेस्ट एज पर द टर्म ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट इन द ड्यू डेट एंड ए नोट फॉर नॉन प्रोविजन ऑफ इंटरेस्ट ऑन द ड्यू डेट टू द डेट ऑफ रीपेमेंट। अच्छा, रीपेमेंट का मतलब है प्रिंसिपल अमाउंट का पेमेंट का बात हो रहा है। ठीक है, रीपेमेंट का मतलब है लोन का इंटरेस्ट नहीं, प्रिंसिपल अमाउंट का रीपे का बात हो रहा है। तो यहाँ पर वही बोला है, देखो बोल रहा है कि the lender cannot be replaced in a disadvantageous position। कंपनी जो है लेंडर यानी जिसने उधार दिया है उसको डिसएडवांटेज पोजीशन में नहीं रख सकती है, इस बात के लिए कि नॉन पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट, वो इंटरेस्ट नहीं पे कर पा रही है इन रेस्पेक्ट ऑफ ओवरड्यू अमाउंट। जो अमाउंट जो है, मतलब देखो यहाँ पर दोनों बात ही आ रहा है। ड्यू डेट पे अगर पे कर देगी तो बात खत्म, जिस दिन मुझे मेरा EMI भरना था मैंने भर दिया, बात खत्म। लेकिन अगर हम नहीं कर पा रहे हैं तो रीपेमेंट का डेट आ गया है और हम इंटरेस्ट ही नहीं दे पाए तो लोन क्या रीपे करेंगे? तो मुझे बोल रहा है कि जो अमाउंट ओवरड्यू हो गया, मतलब मेरा लोन इतने टाइम के लिए और भी एक्स्ट्रा हो गया, तो उसके लिए भी तो इंटरेस्ट मुझे देना पड़ेगा, तो वो मुझे देना पड़ेगा। हम ये नहीं बोल सकते कि मुझे अमाउंट नहीं पता, कैलकुलेट नहीं किया और हम इसका प्रोविजन नहीं करेंगे, ऐसा कंपनी नहीं बोल सकती है। तो यही चीज बोला है, देखो यहाँ पर द लेंडर कैन नॉट बी रिप्लेस्ड इन ए डिसएडवांटेजेस पोजीशन फॉर नॉन पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट इन रेस्पेक्ट ऑफ ओवरड्यू अमाउंट। इस पीरियड में जो एक्स्ट्रा इंटरेस्ट लग रहा है वो हम लोग नहीं देंगे, मतलब हम लोगों ने अपना इलेक्ट्रिसिटी बिल टाइम पे नहीं
नहीं किया तो उसके लिए कंपनी, इलेक्ट्रिसिटी कंपनी हमसे जो इंटरेस्ट चार्ज कर रही है ये हम लोग नहीं देंगे, ऐसा नहीं बोल सकते हैं। फ्रॉम द aforesaid it is apparent that the company has an obligation on account of overdue interest, जो भी एक्स्ट्रा इंटरेस्ट हुआ है कंपनी को देना पड़ेगा। In this situation, the company should provide for the liability since it is not waived by the lender। ठीक है, कंपनी को क्या करना पड़ेगा, फ्यूचर का लाइबिलिटी आज ही रिकॉर्ड करना पड़ेगा। हाँ, अगर जो लेंडर है मतलब जिन्होंने उधार दिया वो अगर बोल दे कि नहीं ठीक है आपको एक्स्ट्रा इंटरेस्ट नहीं देना, अब मान लो इलेक्ट्रिसिटी कंपनी बोल रहा है आपको देना नहीं पड़ेगा एक्स्ट्रा पैसा, आपने लेट किया, लेट फाइन, इंस्टीट्यूट बोल रहा है लेट फाइन नहीं देना पड़ेगा, तो बात अलग है, तब तुम लोगों का लाइबिलिटी नहीं होगा। एट एन अमाउंट एस्टिमेटेड और ऑन रीजनेबल बेसिस बेस्ड ऑन द फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस ऑफ ईच केस। तो कैसे रिकॉर्ड करेंगे कितना पेमेंट करना है, हम लोग रीजनेबल जो भी एस्टिमेशन है उसके अकॉर्डिंग हमें समझना पड़ेगा कि कितना पे करना पड़ेगा, जो भी सर्कमस्टेंसेस या फैक्ट्स हमारे पास अवेलेबल है उससे हमें एस्टिमेट करके रीजनेबल अमाउंट का इंटरेस्ट जो है वो देखना पड़ेगा कि कितना होगा। However, in respect of overdue interest amount which are settled, the liability should be accrued to the extent of amount settled। ठीक है, क्या बोल रहा है, इन रेस्पेक्ट ऑफ ओवरड्यू इंटरेस्ट, ये जो ओवरड्यू इंटरेस्ट हो रहा है, अमाउंट व्हिच आर सेटल्ड द लायबिलिटी शुड बी एक्रूड टू द एक्सटेंट ऑफ अमाउंट सेटल्ड, नॉन प्रोविजन ऑफ द ओवरड्यू इंटरेस्ट लायबिलिटी अमाउंट टू वायोलेशन ऑफ द एक्रूअल बेसिस। अगर हम लोग बोलेंगे कि हम लोग प्रोविजंस नहीं क्रिएट करेंगे इस पीरियड के इंटरेस्ट के लिए, तो वो हम लोग एक्रूअल बेसिस को वायोलेट कर रहे हैं। ठीक है, हमारा ठीक है, हम लोगों ने अभी तक ओवरड्यू नहीं किया है लेकिन करने से तो फ्यूचर में हमें हमारा लॉस होगा। ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसे रिकॉर्ड करना पड़ेगा। अगर हम लोग नहीं करते हैं तो प्रूडेंस को भी वायलेट करते हैं एज वेल एज एक्चुअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग को भी वायलेट करते हैं। देयरफॉर द ट्रीटमेंट डन बाय द कंपनी ऑफ नॉट प्रोवाइडिंग द इंटरेस्ट अमाउंट फ्रॉम ड्यू डेट टू द डेट ऑफ रीपेमेंट इज नॉट करेक्ट। अगर वो लोग बोलेंगे कि ड्यू डेट से लेकर रीपेमेंट डेट तक का जो इंटरेस्ट हो रहा है उसका हम लोग कोई प्रोविजंस नहीं करते हैं तो ये गलत बात है, उन्हें करना पड़ेगा। अगर नहीं करेंगे तो प्रूडेंस नेचर को भी जो है हैम्पर कर रहे हैं, साथ ही साथ एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग को भी हैम्पर कर रहे हैं, क्योंकि एक्रूअल बेसिस बोल रहा है कि जब रिकॉग्नाइज्ड हो, जब इंसिडेंट इनकर्ड हो तभी रिकॉर्ड करो, पे करना हो या नहीं करना हो वो बात का बात है। मतलब पेमेंट हम लोग कब करेंगे उससे मतलब नहीं है, अगर हमारा ओवरड्यू हो रहा है तो हमें उसको रिकॉर्ड करना पड़ेगा उतने इंटरेस्ट को। ठीक है, तो तुम लोग इसको अपने हिसाब से अपने लैंग्वेज में लिख सकते हो। क्वेश्चन मेरा इधर उधर हो गया था, क्वेश्चन को हम इसमें अटैच कर देंगे। ठीक है, तो हम लोग का जो AS1 है वो हम लोग का कंप्लीट हो गया ये सारे क्वेश्चंस के साथ। अब तुम लोग को इसको खुद से कॉपी में जरूर से लिख लेना चाहिए जो भी क्वेश्चन मैंने करवाया है। ठीक है, अगर तुम लोग इसको सिर्फ नोट्स में ही रख दोगे तो फिर प्रॉब्लम होगा, लिख लेना चाहिए जितना भी क्वेश्चन मैंने दिया है, हम इसको सही करके दे देंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग दूसरा एस करेंगे। ठीक है, फिर आज इतना ही करते हैं।